नमस्कार, कैसे हैं आप। हम हाजिर हैं आपके सामने अपना पॉडकास्ट इस हफ्ते का लेकर, रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हमारे सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ 2 हफ्ते बाद जुड़ रहे हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते हम नदारद थे क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जो तनाव था, उसको हम लोग ग्राउंड से कवर कर रहे थे। यहाँ पे 5 ऐसे रिपोर्टर्स मौजूद हैं मुझे मिला के, जो लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से बिना छुट्टियां लिए, बिना कोई ऑफ लिए ग्राउंड पर 15-15 घंटे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो खबरें आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे चैनलों पर, वो आपको हम जैसे रिपोर्टर्स, खबरी जासूसी पत्रकारों से मिल रही थी। स्वागत करते हैं हम अपने सहयोगियों का जो लगातार ओवर टाइम काम कर रहे हैं। मंजीत नेगी लास्ट टाइम हमारे साथ जुड़े ही थे, और क्योंकि यहाँ पे खातिरदारी होती है तो मंजीत पहले ही बोल दे रहे हैं कि भाई चाय पे चर्चा हो जाए तो बढ़िया रहेगी। तो मंजीत के बारे में आप लोग को पता है कि पिछले 20-25 साल से जल, थल, वायु की रक्षा से जुड़ी हर एक खबर मंजीत बेहतरीन ढंग से कवर करते हैं। और पिछले 2 हफ्ते में आपने इनको खासतौर से लगातार देखा होगा, बड़े सीधे साधे सधे हुए ढंग से विजय चौक से ये आपको खबरें दे रहे थे, सारी सटीक खबरें दे रहे थे। तो अगर रक्षा मामले से जुड़ी खबर माने तो मंजीत नेगी, और उनके बगल में हमारी सहयोगी शिवानी है जो खुद भी रक्षा मामलों को कवर करती हैं। वो भी काफी लंबे समय से अनुभवी रिपोर्टर हैं, और शिवानी की एंट्री पहली बार हो रही है हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर पॉडकास्ट में। सलाम, नमस्ते। शिवानी के लिए तालियां होनी चाहिए। और ऐश्वर्या के बारे में आप जानते ही हैं, सियासी मामलों पर पैनी नजर रखती हैं और लगातार सारी पड़ताल, इस बारी वो तुर्की से लेके अजरबैजान और चीन के बारे में आपको सारी कहानी सुनाएंगी, है ना ऐश्वर्या? पूरे सब कुछ बताऊंगी अंदर तक। बैन क्या होने वाला है और मत जाइएगा, ये सबसे बड़ा जो एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तुर्की अजरबैजान हिंदुस्तानियों को बॉयकॉट करना चाहिए। क्या इम्पैक्ट है उसका, वो भी हम लोग पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी खबरी जासूसी, हमारे बहुत ही ज्यादा, हमने आपको बोला था महाभारत के जो संजय हैं, वो हमारे जितेंद्र बहादुर सिंह तमाम एजेंसियों को कवर करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, गृह मंत्रालय, सबको कवर करते हैं। मंजीत के साथ ये लगातार जय वीरू की जो जुड़ी थी वो लगातार फील्ड पर आपको दिखी। हम लोग में से कई लोग बॉर्डर पे थे, तो सरहद से लेके साउथ ब्लॉक तक और विजय चौक से लेके लाल चौक तक लगातार हम लोग सब जगह फैले हुए थे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी जो आपने नहीं सुनी, और कैसे ये खबर फटी, और जब फटी तो हम लोग किस तरह से, रिपोर्टर्स का क्या अनुभव होता है, वो इससे आपको पता चलेगा। और कई ऐसी कहानियां हैं जो ऑन एयर आपके पास नहीं पहुंची, वो भी हम लोग बताएंगे। सबसे पहले वो रिपोर्टर जिसने सबसे पहले ये खबर तोड़ी, ये खबर ब्रेक की, वो जाने से पहले मत बताने से पहले शिवानी मत चली जाइएगा। शिवानी लगातार फोनों और लाइव्स पर है। तो सबसे पहले आपने किसी भी चैनल पे अगर ये खबर देखी तो हमारे ही आज तक सहयोगी चैनल पर इस पॉडकास्ट में शिवानी आप बताइए दर्शकों को कि भाई कैसे हुआ, रात के कितने बजे थे और क्या हुआ? देखिए मौसमी, आपको बताऊं कि जिस वक्त ये पूरा एक्शन हुआ पहलगाम अटैक के बाद से, हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, क्या कुछ होगा, कब होगा। इतना तो सबको पता था कि जो सेंटिमेंट है हमारा पब्लिक का वो इतना हाई है अगेंस्ट टेरर अटैक्स, और जिस तरह से हुआ, ये इनोसेंट लोगों को मारा गया, तो एवरीबडी न्यू कि कुछ होगा जरूर, बट किसी को ये नहीं पता था कि कब होगा। तो जब मैं कश्मीर पहुंची, मैं उरी के इलाके में, नौगांव के इलाके में रिपोर्ट कर रही थी, और पूरे दिन जब आप एलओसी पर होते हो, जाहिर तौर पर एक लंबा दिन होता है आपका, वहाँ की रास्ते, वहाँ का टेरेन इस तरह का है। तो हम 12 बजे तक सुबह से काम कर रहे थे, और उसके बाद थोड़ी झपकी लगी। 1:40 के आसपास मेरे पास एक फोन कॉल आया, मेरा सोर्स, और मैं नींद में थी। मैंने वो फोन, कई बार होता है जब आप बहुत थके होते हो और तेज नींद में होते हो तो फोन आता है, आप काट देते हो फोन को नींद में। लेकिन फिर 30 सेकंड बाद दोबारा जब घंटी बजी तो मेरी नींद खुली, और मुझे लगा कि
दिस इज अनयूजुअल, ऐसा होता नहीं है कि कोई आपको इतनी रात को ऐसे बार बार फोन करे, दैट मीन्स कुछ बात है। तो फिर मैंने एकदम से फोन रिसीव किया, मुझे जो आवाज आई वहां से वो आवाज थी we've hit, we've hit, we've hit. So that was the voice. Then usually जब आपके पास कोई खबर आती है, इतनी बड़ी स्टोरी होती है, आप एकदम से उस पर विश्वास नहीं करते हो. You have to cross check it with certain people. So I made a few more calls to confirm the story. The story was confirmed. हमें exactly पता था कि कहाँ कहाँ पे हमने स्ट्राइक किया है, बहावलपुर, मुरीद के. और जैसे ही हमें ये पता चला, मैंने सीधे हमारे जो हेड है स्नेहांशु सर, आई मेड अ कॉल टू हिम, आई पुट द अलर्ट्स इन द ग्रुप, आई टोल्ड हिम सर हो गया एक्शन, एक्शन हो गया है. और विद इन उन्होंने उठा लिया एक रिंग में उन्होंने, आपने भी एक रिंग में उठा लिया? एक रिंग में उन्होंने उठाया. मैंने तो आपको बताया, पहले काटा था फोन, दोबारा से आया तो मैंने उठाया. फिर मैंने जब उनको कॉल किया, उन्होंने एक रिंग में फोन उठाया, मैंने बताया सर एक्शन हो चुका है, हमने हिट कर दिया है. और ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ये कंफर्म्ड जो रिलीज आई उसके काफी पहले हमारे पास ये खबर आ गई थी. हमने अपने पूरे रिपोर्टर्स जो थे सब एक्टिवेट हो गए. मैं जहां पे थी वहां पे मैंने अपने कैमरा पर्सन को फोन करके कितनी देर में तैयार हो क्या फील्ड पे? विद इन, आई वॉज इन द फील्ड, आई वॉज इन द हार्ट ऑफ द फील्ड. मैं तो श्रीनगर में थी, उरी में थी उस वक्त. तो मैं जिस जगह रुकी हुई थी, मैंने वहां से पहले करना शुरू कर दिया लाइव, होटल के कमरे से, क्योंकि उस वक्त रिफ्लेक्स आपका यही था कि बस तुरंत आपको खबर पे आना है. भले ही सारी नाइट शिफ्ट की जो भी प्रक्रिया थी उसको एक्टिवेशन में वक्त लगता है, लेकिन हमारे ऑफिस में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब हाई अलर्ट मोड पे थे, जैसे हमारी फौज हाई अलर्ट मोड पे थी सीमा पे, हम अपने अपने जगहों पे हाई अलर्ट मोड पे थे. तो सबको पहले से ये बताया हुआ था कि भाई कभी भी कुछ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि पहले से तो बताया नहीं जाएगा कब होगा. तो वेन एवर इट विल हैपन वी विल गेट टू नो ओनली देन. तो जैसे ही ये हुआ उसके बाद हम लोगों ने लाइव देना शुरू किया, दिल्ली में एक्टिवेशन शुरू हो गया. लेकिन एक्चुअली हमारा लाइव शुरू होने के बाद वो जो रिलीज आई जिसमें और ज्यादा डिटेल्स थे, और जो नाम था इसका, पहले हमें नाम नहीं पता था कि नाम क्या है. अच्छा, आपको नाम नहीं पता था पहले? ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है. वो जब सरकार की तरफ से एक जानकारी मिली, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, ऑपरेशन, मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, बिकॉज दैट फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट गेट टू नो कि इतना बड़ा एक एक्शन हुआ है. हमने पाकिस्तान के अंदर, हमने बालाकोट स्ट्राइक में देखा था कि इट वाज वन ऑफ, एक जगह पे हमने किया था स्ट्राइक. ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 स्ट्राइक्स किए अंदर जाके, मतलब इन द डीप टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. सो इट वाज एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड टू रिपोर्ट एंड टू गेट फर्स्ट नॉलेज. मतलब उसकी पहली खबर जब आपको मिलती है कितनी बड़ी चीज की, तो वो एक रिपोर्टर के लिए कभी ना भूलने वाला एक अनुभव होता है. तो मेरे लिए भी वो कभी ना भूलने वाला अनुभव रहेगा. वो पहली आवाज जिसने मुझे वो कंफर्मेशन दिया था, वी हैव हिट. सो उसके बाद से कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं कि हमने इतना बड़ा एक कदम उठाया और इतने सारे ठिकानों को एक ही बार में. फिर जब रिलीज आई तो बहुत सारे डिटेल्स आने लगे, उन जगहों के नाम आए कि कौन से वो ठिकाने थे. जैश के थे बहावलपुर में, उसके बाद लश्कर तैयबा के थे मुरीद के में, और दूसरे भी आउटफिट्स थे. उसके बाद तो हम सभी विद इन मिनट्स एक्टिव थे, आप भी और मंजीत जी. मंजीत से पूछ लेते हैं. मंजीत, आप कहाँ थे उस वक्त और कहाँ पहुंचने को आपको बोला गया, क्या घटा उसके बाद? देखिए मौसमी, 22 तारीख पहलगाम के बाद हम लोग लगातार फील्ड में थे. और क्योंकि ऑफिस की तरफ से लगातार प्रेशर था कि भाई अब क्योंकि कुछ स्ट्राइक होनी है तो उसको ट्रैक करना है. तो मैं भी लगातार, क्योंकि साउथ ब्लॉक, विजय चौक के आसपास की चीज़ों को टटोल रहा था. मुझे ये जानकारी थी कि 12 या 13 दिन एक तरह से पहलगाम की 13वीं के आसपास मोदी जी सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा, ऐसा इनपुट मेरे पास था. तो मुझे इस बात का अंदेशा था कि 7, 8, 9, 10 के आसपास ये ऑपरेशन होना है. तो हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी हेडक्वार्टर की थी कि साउथ ब्लॉक ऑफिस की तरफ से भी कहा गया कि आपको यहाँ रहना है और लगातार यहाँ की खबरें देनी है. उस दौरान जैसे जैसे ये चीज़ें नज़दीक आ रही थी तो साउथ एक्स में भी एक्सेस कम होती जा रही थी. सामान्य तौर पर हम लोग चीफ ऑफिस में, सीडीएस ऑफिस में, जहाँ से खबरें मिलती हैं हम चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे बातचीत कम होती गई. तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब ऑपरेशन के नज़दीक हैं, क्योंकि मैं एक दिन
4 या 5 तारीख के आसपास सीडीएस ऑफिस गया तो पहली बार मुझे गेट पर रोक दिया गया। सामान्य तौर पर मुझे वो जानते हैं तो मुझे नहीं रोकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मंजीत जी आपको ना पूछना पड़ेगा और तब आपकी एंट्री होगी। अच्छा। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि यार 3 साल से तो मुझे किसी ने रोका नहीं रहा। तो मैंने बहुत गुस्से में उनके वहाँ सीडीएस ऑफिस में फ़ोन किया तो बोला नहीं मंजीत जी वो ऑफिस ऑर्डर है कि अभी आप 2-4 दिन यहाँ मत आइए। आर्मी का जो एडीजी मीडिया विंग है वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया कि मीडिया कर्मी यहाँ नहीं आएंगे। मैं आपको अच्छा, 4-5 तारीख की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे लगभग लगने लग गया कि ऑपरेशन के हम नजदीक है। हाँ। बल्कि मैंने बहुत गुस्से में एक मैसेज भी भेजा कि भाई मैंने कंप्लेंट की कि ये ठीक नहीं है। फिर मैं घर आया और जैसे अगर मैं उस 7 तारीख की बात करूं जब ये ऑपरेशन हुआ तो मैं 12-1 बजे तक फील्ड में ही था। 12:30 बजे घर पहुंचा और 1 बजे के आसपास मुझे नींद आई। तो वही मुझे लगता है 1:45 जब शिवानी ने बोला कि जब जानकारी आई, मुझे शेखर का ही फोन आया कि ऐसी जानकारी है। उसके बाद मैंने भी उसी आई थिंक 1:50 के आसपास किसी को फोन किया, किसी बड़े आदमी को। अब मतलब वो शरीर थोड़ा सा और दे देना भाई। तीनों चीफ या सीडीएस में से आप किसी को मान सकते हैं, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा। और मेरी किस्मत अच्छी है कि पहले उन्होंने इतनी रात को फोन उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो गया है और डिटेल जानकारी आर्मी डालने वाली है, तैयार हो। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आर्मी ने ऑफिशियल वर्जन डाल दिया। हमने ग्रुप में शिवानी ने भी, मैंने भी फोन डाला। विदिन अ मिनट मैंने अपनी वाइफ से, पत्नी से कहा कि मैं विजय चौक भाग रहा हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई। पूछा वाइफ ने कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया? हाँ, या तो मतलब मैंने घर में बताया, पूछा? पूछा उन्होंने किया। मैंने कहा आर्मी ने एक्शन कर दिया, मैं विजय भागना पड़ेगा। मैंने पैंट शर्ट पहनी, मुंह धोया वॉश बेसिन में जाके और चाबी उठाई गाड़ी की, पैंट शर्ट डाली और अपनी गाड़ी उठा के भागा। ऑफिस का फोन कनेक्ट हो चुका था तो मैंने अपना ईपी लगा के कान पे और ड्राइव करते करते फोन देना शुरू कर दिया। इस बीच में क्योंकि एक हमारी नाइट में यूनिट थी 7 LKM पे, तो मैंने फिर मतलब मेरे घर से ग्रेटर कैलाश से और साउथ एक्स की दूरी 15-20 मिनट की है। तो 15-20 मिनट फोनों पे रहा और मुझे लगता है कि 2:15 में 2:20 पे मैं विजय चौक पहुंच गया। बताइए इतना मतलब कि तो ये पहला घटनाक्रम है। क्विक रिएक्शन टीम्स है ये हमारी। देखिए आप, सवाल QRT टीम्स, हमारी SWAT टीम्स जो होती है ना, वो टीम्स है हमारी जो पहुंच गई। और जितेंद्र आप कहाँ पे थे? आप भी पहुंच गए रात को? 2:15 बजे के आसपास मंजीत पहुंचे, 2:30 के आसपास हम भी पहुंच गए थे। हम कह रहे थे ना जय वीरों की जोड़ी है। तो वहाँ हमें तो बड़े हाँ। उससे पता चला, मतलब किसी ने, वाइफ हमारी बहुत अलर्ट थी इन सब चीजों को लेकर के। अच्छा। तो बहुत गृह मंत्रालय वो है ना, तो पूरी तरीके से घर का गृह मंत्रालय, हमारे साले की बेटी का जैसे ही वो प्रेस रिलीज आई, उसका वो यूपीएससी की तैयारी करती है मुखर्जी नगर में, उसने फोन किया। तो जैसे ही फोन आया वैसे एकदम, नींद तो लगी नहीं थी, अलर्ट मोड में सब लोग थे। वैसे ही 5 मिनट के अंदर तैयार होने का जो तरीका था, 5 मिनट में तैयार हुए। और हमें लग रहा है कि उस दिन तो सड़क रात में उस समय खाली रहती है, 20 से 22 मिनट में अच्छा। नोएडा से वहां पहुंच गए विजय चौक। उसके बाद यूनिट तो एक ही थी तब तक अपने पास। हवाई जहाज बनाए थे क्या गाड़ी? हाँ, एकदम फाइटर जेट की तरह जो है वहां पहुंचे। वहां पहुंचे विजय चौक। मंजीत जी लाइव दे रहे थे, हम भी बगल में पहुंचे, अपना खुद मोजो और ये सब लेके, ट्राइपॉड भी लेके पहुंचे, उसी से अपना लगा के शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरा यूनिट आई और ये सारा सिलसिला उस वक्त से जैसे ही ये लाइव शुरू हुआ, सारी चीजें वो लगातार फिर मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर पाकिस्तान का रिटेलिएशन, फिर भारत ने उसको किस तरीके से कंटिन्यू, मतलब विजय चौक पर 24 घंटे में 20 घंटे हम लोग वहां मौजूद रहते थे। मंजीत जी, हम और भी रिपोर्टर्स अलग अलग जगह। जैसे उस दिन आप रात के 2-2:15 बजे पहुंचे, तो दूसरे दिन कितने बजे तक लाइव देते रहे आप? दूसरे दिन 1-2 बज गया था नेक्स्ट डे। फिर रात तक गए नहीं थे घर नहीं गए, वहीं फिर अपना रहे। फिर मंजीत जी रुके हुए थे कुछ देर बाद, क्योंकि सुबह फिर हमें 6 बजे आना था। मंजीत जी को फिर सुबह मॉर्निंग में कोई नहीं रहेगा, तो मैं निकल गया। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर तैयार होकर के सुबह 6 बजे आ गया। उसी के चक्कर में जब लाइव दिया तो पाकिस्तान ने, तो उसकी बात आगे करेंगे। हाँ। कैसे वो फेक वीडियो उसने बनाना, प्रोपेगेंडा की बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ये सब चीजें जो है, पाकिस्तान की जो फेक न्यूज फैक्ट्री है वो भी एक्टिव थी। लेकिन हम लोगों ने लगातार जो है
वो किया, लाइव किया, और जो पुख्ता जानकारी थी एक एक पल की, वो तमाम चीजें बताई थी। देखिए इसमें जैसे होता है ना कि आपके जो फ्रंट पे जवान जाते हैं लड़ने के लिए, आपके स्नाइपर्स होते हैं, तो ये हमारी रिपोर्टिंग के स्नाइपर्स थे। और जैसे हमारा और ऐश्वर्या की भूमिका ये थी कि जहाँ पे भी स्नाइपर्स को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, या उनको चाहे वो गृह मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो कवर फायर आप दे या लोक कल्याण मार्ग से, तो हम लोग बैकअप के लिए थे। हम लोग बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती हैं कि जो बाकी टीम्स हैं उनको लगता है कि पैकअप कर गई आज तक की टीम, पर हम लोग सारे लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड थे। ऐश्वर्या तो उस दिन मुझे याद है हम लोग का भी थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, और दिन में हम लोग कम से कम मुझे याद है कि हम लोग 5-6 जगह कवर करने, मॉक ड्रिल से लेके 5-6 इवेंट्स कवर किए शाम तक। मुझे मेरा कैमरामैन कह रहा था आज तो बहुत ज्यादा वाज द मॉक ड्रिल दैट डे, है ना। उस दिन 7 तारीख को हर कोई हर कहीं मॉक ड्रिल ही प्रिपेयर कर रहा था। तो बस मॉक ड्रिल की तैयारी थी, 7 को होना था मॉक ड्रिल, 6 की रात को हो गया। और फिर ये डाउट हो रहा था ना ऐश्वर्या कि मॉक ड्रिल होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं कैसा था वो दिन आपका? वो मैं इससे पहले एक छोटा सा आपको बताना चाहती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको बहुत ज्यादा फ्लैश नहीं किया गया था, वो हुई थी जेपी नड्डा के घर। यानी कि 6 तारीख की रात को 9 बजे मीटिंग चालू हुई, जो 12 बजे तक चली। इसके अंदर बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, वो थोड़ी देर बाद निकल गए थे, लेकिन वो उस मीटिंग में आए थे। जेपी नड्डा द्वारा टॉप लीडर्स को आइडिया दे दिया गया था। इतने क्लियरली नहीं बोला गया था क्योंकि खबर लीक नहीं हो सकती थी कहीं से भी, लेकिन जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, वो लोग बैठे थे राजनाथ ये इनके घर पे, जेपी नड्डा जी के। ये मीटिंग रात को 12 बजे तक चली थी। तो सरकार के उस खेमे के टॉप खेमे को उस दिन उस घर के अंदर जेपी नड्डा के घर को 6 तारीख को रात को बता दिया गया था कि अब आप लोग अलर्ट पे आ जाइए। तो पूरी सरकार जगी हुई थी। मुझे फोन आया 2:30 बजे कि वी हैव हिट ऑफिस से ही। तो मुझे लगा वॉर। पहले तो सबसे पहले आपके दिमाग में वही आता है ना कि मैंने कहा ये तो ऑल आउट वॉर ही है। तो फिर हुआ कि नहीं, हमने हिट किया है। 7 LKM प्रधानमंत्री का घर, वहां पे अगर लड़ाई चल रही थी तो यहाँ दिल्ली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही दिन में, मतलब कम से कम 6 मीटिंग्स। तो मैं LKM पहुंची हूँ 3:30 बजे, वही फाइटर प्लेन बन के, खुद ही गाड़ी चला के। और सुबह से जो कार्रवाई शुरू हुई है, CDS, NSA, सबसे ज्यादा मुझे लगता है मंजीत जी NSA ने समय 7 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गई थी उस दिन, और रात 11 बजे तक मीटिंग चली। रात 11 बजे तक मीटिंग चली थी। तो मतलब 11 बजे आपने घटनाएं बताएंगे। जो 3 बजे आपने इनसे पूछा, तो 3 बजे जो LKM पहुंचा था, फिर उसी दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थी जहां हम और आप मिले। फिर मॉक ड्रिल हुई भी, जो पहले ये चल रहा था नहीं होगा। और मोस्टली इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमारी हम सारे रिपोर्टर्स की, पूरे नेशनल ब्यूरो की तैयारी बहुत अच्छी थी कि हमने इस बात को प्रीएम्प्ट कर लिया था कि ये तो होना ही है। लेकिन हमने ग्राउंड पे अपनी तैयारी रखी। हमने नाइट रिपोर्टर रखा था। हम लोग खुद बहुत अर्ली पहुंचने वाले लोग थे, लेट तक फील्ड में रहते थे। सब लोग 10-11 बजे फील्ड में रहते थे। सब लोग अलर्ट थे। और पूरी रात हमने कहा था कि जब तक ये ऑपरेशन नहीं होता हम एक नाइट रिपोर्टर रखेंगे। तो इससे बहुत फायदा चल रहे थे 7 LKM में और साउथ ब्लॉक में, वैसे हमारे भी डेलिब्रेशंस चल रहे थे, है ना, कि हम कैसे उसको सबसे पहले कवर करें, सबसे अच्छे से कवर करें, क्योंकि इसमें चूक नहीं हो सकती थी। और अगर जिक्र करें, अब बात करते हैं भारत का क्या एक्शन रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर है और उसकी इंटेंसिटी क्या रही। तो 21, मुझे याद है जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें 21 ठिकाने दिखाए थे POK और पाकिस्तान में, जो इनके टेरर कैंप्स चल रहे हैं। और जिस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, सबसे पहले ये हुआ कि वहां से खारिज करने लगे कि ऐसा नहीं हुआ है और इतना कुछ इंटेंसिटी नहीं हुआ। पर इस बारी शिवानी, पिछली बारी की घटनाओं से शायद सबक लेके भारत के पास काफी पुख्ता सबूत थे और काफी फॉर्मिडेबल ये स्ट्राइक रही। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सबूत मांगे थे। बहुत सारे लोग इस पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ स्ट्राइक था। तो बहुत सारे डिटेल्स जानबूझकर डाइवर्ज नहीं किए गए थे। लेकिन उसका एक प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारे लोगों को डिसबिलीफ हो रहा था। बहुत सारे लोगों को वो सबूत, जिसका बहुत हमने रिपोर्ट भी किया है, सबूत गैंग। सो दिस टाइम जब ये कुछ हो रहा था, तो पहला जो तैयारी थी वो यही दिखाई दी कि जितने भी हमारे मिसाइल सिस्टम्स थे या जो फाइटर्स थे,
साइमल्टेनियसली हमारे पास आइज इन द स्काई थे जो इस पूरे एक्शन को, पहली बात तो ये जो आप 21 ठिकानों की बात कर रही हैं, इनको कैसे सिलेक्ट किया गया, तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तो हमेशा इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब ये तैयारी हुई कि ऐसा कुछ किया जाना है, बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया गया उन साइट्स को जिनको अटैक करना है। तो शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई, 21 में से ये 9 सबसे बड़े हैं जो सीधे तौर पर जो बहावलपुर के आतंकवादी हैं, जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, पूरे अटैक का प्लान बना होगा, जिस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इसको रखना बहुत ज़रूरी था। अगर ज़रा सी भी खबर बाहर आती तो फिर ऑपरेशन के सक्सेस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता था। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, ऐसा इस बार बहुत ध्यान रखा गया कि जो ऑपरेशन हो वो हमारा सक्सेसफुल हो, बहुत ही लीथल और प्रिसाइज हो, हमें जिस कैंप को मारना है उसी कैंप को मारना है, हमें किसी आसपास के सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये एक काम बहुत ही अच्छी प्लानिंग के जरिए हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूरा ध्यान रखा गया। देखिए इतनी सारी प्रेस ब्रीफिंग्स हुई हैं, हर एक डिटेल हमारे पास है, किस प्रिसिशन के साथ हमने किस हिस्से पे मारा है, तो वो सब जो रिकॉर्ड किया गया वो सब भी पहले ध्यान में रखा गया कि हमें एविडेंस के साथ लाना है, हमें ये बताना है सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को कि हमने ये वाला एक्शन ऐसे किया है, दिस हैज बीन द इंटेंसिटी, इतना नुकसान हुआ है। और 100 का फिगर, 100 टेररिस्ट कम नहीं होता है, 100 आतंकवादी, और वो बड़े बड़े आतंकवादी जो टेरर लिस्ट पे यूएस के, तमाम ऐसे आतंकवादी जिन्होंने पता नहीं कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी ताकि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ब्रिंगिंग आउट द डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स, एक एक हमारे को साइंटिफिकली हमारे पास एक एक डिटेल है कि इतने बजे यहाँ हिट हुआ, ये हिस्सा स्ट्रक हुआ, उसका ये इमेज हमारे पास है। जो वीडियोस देखे थे हमने पहली ब्रीफिंग में, तो वो वीडियोस दिखा रहे थे कि किस तरह से बहुत ही मेजर्ड और सटीक प्लानिंग के साथ हमारा ये पूरा स्ट्राइक हुआ है। तो आज तक शायद दुनिया में पहले कभी एक साथ 24 से 25 मिनट के अंतराल में इतने बड़े स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं। तो ये भारत के लिए वाकई में एक हिस्टोरिकल स्ट्राइक था, और हम सब के लिए भी, क्योंकि हम इसको देख रहे थे, कवर कर रहे थे। नहीं तो ये मतलब वाकई में क्या मॉडर्न आधुनिक तरीके से जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी तैयारी करके मंजीत, क्या इंटेलिजेंस हम लोग ने बाकी सहयोगी देशों से भी लिया? क्योंकि शिवानी मेंशन करें जिस तरीके का इंटेलिजेंस था हमारे पास, पिछली बार पाकिस्तान ने काफी प्रोपेगेंडा फैलाया था, तो कितने महीने की आपको लगता है ये तैयारी थी कि हमें करना है ये आगे कभी? मुझे नहीं लगता ये 10-15 दिन की तैयारी थी। क्या ऐसा इनपुट कहाँ से आया? आपको कुछ जानकारी इसके बारे में, किस तरह से, कौन था इसके पीछे? देखिए अब जैसे जैसे समय निकल रहा है तो अब सरकार भी चाहती है कि इसकी जानकारी लोगों को मिले। हाँ। तो कल ही जैसे मैं एक बड़े आदमी से मिला, तो अब जो जानकारियां निकल रही हैं, मैं एक राइडर डाल रही हूँ। मंजीत ने बोला था कई बड़े बम यहाँ पे वो फोड़ेंगे खबरों के, जो किसी को नहीं पता होगा, तो उनमें से एक बम अभी फोड़ने वाला है, बताइए। हाँ, तो मैं जैसे शिवानी ने भी कहा कि बहुत एकदम पिन पॉइंट ऑपरेशन था। जहां तक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहला काम था टारगेट का चयन करना, जैसे आपने कहा कि इसमें समय लगा होगा। अब अगर आप देखें तो भारत ने पहली बार, हमने ऐसे ऑपरेशन इजराइल में, अमेरिका में देखे हैं कि एक सिंगल टारगेट को लेकर ईरान में, इजराइल में, इस तरह के ऑपरेशन बहुत सारे हुए हैं हाल के दिनों में। लेकिन एक समय में 9 टारगेट को चुनकर एक समय में, मतलब मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ 9 टारगेट को एयर अटैक, एयर रेड करना, ये मतलब मुझे लगता है कि हाल के सालों में, कम से कम मैंने 25 सालों में तो पहला ऑपरेशन देखा जिसमें 9 टारगेट को हिट किया गया। जैसे मैं अब नाम भी ले लेता हूँ, मैं कल सीडीएस से मिला था, तो बहुत दिनों उन्होंने मुझे कल कहा कि तुम पहले आदमी हो जो पिछले 15 दिन के ऑपरेशन का मुझे पहली बार मिले हो। मैं अभी तक किसी को मिला, मैंने बहुत उनको फोन किए, मैसेज किए, तब उन्होंने कल मुझे बुलाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य कोई वॉर करना नहीं था। सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहुत डिटेल में दर्शकों को बताते हैं, बता दिया थोड़ा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट था कि हमें जो एक पिन पॉइंट ऑपरेशन करना है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि ये शायद, क्योंकि जब मैं पहले उनसे मिलता था, बाकी फोर्सेस के लोगों से मिलता था, तो पिछले 6 महीने की मैं बात करूं तो वो बात करते थे कि आने वाले 10 साल में या 5 साल में इंडियन फोर्सेस
नेटवर्क सेंट्रिक वॉर की तरफ बढ़ रही हैं, जब तीनों जो हम अभी हम सुन रहे हैं कि हम Coordinated. थिएटर की तरफ आगे बढ़ेंगे, थिएटर कमांड बनेगी, इंटीग्रेशन, तीनों सेना एक साथ ऑपरेशन करेंगी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मैं ये सुनता था आपसे, लेकिन इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। मुझे लगता था कि शायद मैं जब फील्ड छोड़ दूंगा 10 साल बाद, तब हम सुनेंगे कि भारत ने पहला कोई नेटवर्क सेंट्रिक हाईटेक मिसाइल वॉर या ड्रोन इस तरह की वॉर की। लेकिन ये पहला अनुभव है जब भारत की तीनों सेनाओं ने, कम से कम 2 सेनाओं ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें पैदल सेना, कहीं इन्फेंट्री का बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ कि हम किसी क्षेत्र में घुसे हों। पूरी वॉर आधे घंटे के अंदर लड़ी गई, जब पाकिस्तान की तरफ से 500 ड्रोन मिसाइल एक साथ 40 शहरों में आते हैं। हम उनको न सिर्फ न्यूट्रलाइज करते हैं, सॉफ्ट किल, हार्ड किल करते हैं, बल्कि उसी टाइम पे उसके साथ साथ हम वो मिसाइल कहां से आ रही हैं, वो ड्रोन कहां से आ रहे हैं, उसी टाइम उनको हिट भी करते हैं। वाकई में तो ये एक बड़ी अच्छी बात आप कह सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इस दौरान 21 से लेकर 26 के बीच में वेस्टर्न बॉर्डर पर जयपुर या राजस्थान के आसपास लोकेशन, दोनों सेनाएं इस तरह के एक एक्सरसाइज कर रही थी थिएटर को लेकर, पिछले 26 अप्रैल इसी को। 26 अप्रैल को हाँ, लेकर। हाँ। उसका फायदा मिला, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेना ने तैयार किया था इस तरह के वॉरफेयर के लिए, उसका इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया। तो ये तो एग्जीक्यूशन की बात है। आपने उसका पूछा कि इसकी प्लानिंग, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार के मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक या उससे पहले की बात करें, बहुत लंबे समय से हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी कि हमें, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई कम से कम हम इंडिया के जो पाकिस्तान में बड़े टेरर असेट हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको हिट करना है। तो उसको लेकर चाहे एनटीआर हो, RAW हो, IB हो, बाकी एजेंसियां वो लगातार काम कर रही हैं। अच्छा। इसमें NSAG डोवाल की बड़ी भूमिका है, क्योंकि खुद पाकिस्तान में रहे हैं। उनके टेरर कैंप से लेकर उनके न्यूक्लियर एसेट कहाँ है, वो सारी जानकारी उनके पास रहती है। उनकी बड़ी भूमिका रही। फिर 21, जैसे शिवानी ने कहा कि हमने 21 टारगेट, इनिशियल जो RAW और बाकी जैसे रिपोर्ट दी कि भाई हम ये 21 टारगेट को हिट कर सकते हैं, उसमें स्क्रूटनी की गई कि इसमें से सबसे ज्यादा हाई वैल्यू एसेट कहाँ है, किससे ज्यादा नुकसान होगा, कहाँ पे लोगों की संख्या है। और ये बदल रही है, क्योंकि शायद पाकिस्तान को इस बार का नुकसान ये हुआ कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम बहावलपुर और मुरीदके को निशाना बना देंगे। इसीलिए जो हम नंबर बता रहे हैं कि 100 मारे, वो इसलिए मरे कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उनको मालूम था कि भारत रिटेलिएट करेगा और टेरर कैंप को निशाना बनाएगा, पीओके बनाएगा, हो सकता है पाकिस्तान में बनाए, पर कम से कम मुरीदके को नहीं बनाएगा, बहावलपुर को नहीं बनाएगा। तो इसीलिए शायद जितेंद्र भी बताएंगे कि वहां की जब ये अटैक हुए, हमने जब उनपे मिसाइल अटैक की, तो उस दौरान वहां लोग थे। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मारे, आपने पेड़ गिरा दिए। अब तो पाकिस्तान में खुद लोग चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी सूची जारी की है कि हमारे इतने अधिकारी मरे, हमारे इतने लोग मरे। और हमें तो बाद, मतलब इसमें थोड़ा सा हमारा शुरुआत में हमारा प्रचार जो था विदेश मंत्रालय, वो भी फेल रहा। हम अबू जुंदाल जैसे आतंकी को, जिसका नाम मैं खुद मुंबई अटैक से सुन रहा हूँ, अबू जुंदाल कितना बड़ा आदमी है, वो मारा गया है, जिसका नाम UN सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकियों की लिस्ट में है, अमेरिका की लिस्ट में। हमने 5 दिन बाद, हो सकता है एजेंसियों को समय लगा हो आइडेंटिफाई करने में, या उनको लगा कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको हम भुना नहीं पाए। हमने हाफिज सईद को नहीं मारा, हमने मसूद अजहर को नहीं मार पाए, लेकिन अबू जुंदाल को मारना उतनी ही बड़ी सफलता है जितना हाफिज सईद है। एकदम एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये तय कैसे हुआ, मंजीत जी बता रहे थे, तो इसके लिए पूरा इंटेलिजेंस एजेंसी सारे लगे हुए थे। और आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें 21 लोकेशंस दिखाई गई, लेकिन 21 में से 9 को ही क्यों टारगेट किया गया? 9 को ही क्यों किया गया? उसको बकायदे जो एजेंसीज हैं हमारी, उसमें उनको ये पता चला कि इन 9 लोकेशंस में उन्होंने जो भारत के डीप एसेट्स वहां पर मौजूद हैं, या फिर उनके जो सोर्सेज मौजूद हैं, उनको ये पता चला कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं। बहावलपुर में ये पता चला कि जो मसूद अजहर है, उसके परिवार के लोग, उसके दामाद, उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ मस्जिद में, मस्जिद की खासियत यह है कि उन लोगों ने वहाँ पर मशकीन महल, वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया हुआ, वहाँ पर शीश महल बनाया हुआ,
तो जो शीश महल, मस्कीन महल, ये सब जो बना के वो लोग रखते हैं, उसमें जो उनके खास होते हैं, जो हैंडलर होते हाई हैं, वैल्यू जो हाई वैल्यू जो टेररिस्ट हैं, कमांडर होते हैं, उनको रखा जाता है। अच्छा। तो ये सब लोग थे जो भारत के डीप एसेट्स और जो सोर्सेज ने जानकारी दिया। इसमें से बहावलपुर में जो पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया, आपने तस्वीरों में देखा कि जो मिसाइल गई है पूरी तरीके से छत को तोड़ा, उसके बाद जमीन के अंदर जो सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, पूरा उसको ध्वस्त कर दिया। तो उस जगह जो प्रेस रिलीज भी आई है जैश ए मोहम्मद चीफ की, उसमें लिखा हुआ है कि 10 उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, और उसने ये भी कहा कि हमारी मौत क्यों ना हो जाती। तो ये दर्शाता है कि भारत ने किस तरीके से पिन पॉइंटेड लोकेशन में किया, और इसके लिए 2-4 दिन की तैयारी नहीं थी, या फिर पहलगाम के बाद की तैयारी नहीं थी। तैयारी पहले से थी भारत की, और भारत ने पूरी तरीके से मुरीदके के बारे में भी ये पता है, वहां से बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं लश्कर तैयबा के, जिनकी लिस्ट आई, अबू जुंदाल जिसकी बात ये बोल रहे हैं। मुरीदके तो ऐसा ट्रेनिंग सेंटर था जहां पर कसाब को ट्रेनिंग दिया गया, वहां डेविड कोलमैन हेडली ट्रेन होकर के आया, और उसकी फंडिंग जो है होती थी दूसरे आतंकी संगठनों के द्वारा, ठीक है, जो कि विदेशों से पूरी तरीके से, अमेरिका में मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो आतंकी रहा है, उसके द्वारा ये तो तमाम चीजें मुरीदके में हो गया। तो 5 ऐसी जो लोकेशन, 4 लोकेशन जो चूज किया गया था पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। हाईलाइट नहीं कि हिजबुल का हेडक्वार्टर उड़ाया हमने, हिजबुल का हेडक्वार्टर जो ये चीजें मतलब कहाँ चूक हो गई कि आपको लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है ना? क्या ऐश्वर्या से जानेंगे? हाँ, महमूना जोया जो हिजबुल का हेडक्वार्टर था, हाँ, सैयद सलाउद्दीन वहां उसका चीफ है, उसके कई कमांडर हैं, वो भी बहुत सारे मारे गए। 100 आतंकी कम नहीं होते हैं। कम नहीं होते। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी, हाँ, जैसा मंजीत जी ने कहा कि पहलगाम का अटैक हुआ, इंडिया का मूड बहुत ज्यादा अगेंस्ट टेरर था, और हर कोई चाहता था कि कोई बहुत बड़ा हमला होना चाहिए। तो 42 लॉन्च पैड्स हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं, और उनको ये जानते हुए, या इस बात का जब अंदेशा हुआ पाकिस्तान को कि कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे बालाकोट में हुआ था या फिर उरी के सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, तो खबर ये भी मिली कि जो 42 टेरर लॉन्च पैड्स थे उनमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे या टेररिस्ट थे, उनको डीप टेरिटरी में शिफ्ट किया गया। उनको बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे किया गया ताकि उनके तक ये स्ट्राइक्स अगर भारत करता है तो ना आए। लेकिन ये जो ठिकाने थे, ये जो 9 ठिकाने थे अलग अलग, जिनके हम नाम बार बार ले रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां भी पहुंचे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये इनका सेफ जो ये हेवन है। सोचता था उन्होंने सोचा नहीं था मुरीदके में अटैक होगा। वो लोग पाकिस्तान की आर्मी, तो मसूद अजहर भी जा सकता था। नहीं, मसूद अजहर वहां नहीं था, भावलपुर में नहीं इन था। दोनों लोगों को तो सेफ हाउसेज में इनको पहले से ही शिफ्ट कर रखा था। अच्छा, फैमिली छोड़ी हुई थी। हाफिज सईद के बारे में तो उसका आज तक ने सबसे पहले वीडियो दिखाया कि उसको लाहौर में शिफ्ट करके रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी में उसके लगे। ऐसे ही मसूद अजहर के बारे में था। तो वो जो टेररिस्ट, जो सेकंड लाइन टेररिस्ट थे, जिनको की जो कमांडिंग थे, ऑपरेशनल कमांडर थे, वो लोग जाकर के वहां मस्जिदों में, वहां उन बड़ी मस्जिद में, बहावलपुर की जो मस्जिद जैश ए मोहम्मद की मुरीद के, इसमें लश्कर के आतंकी थे। तो ये इनको भी नहीं पता था कि यहाँ टारगेट होगा, सीधे हिट करेंगे, क्योंकि भारत उनको लगा लॉन्च पैड को उड़ा देंगे, आसपास ये होगा। तो ये, लेकिन जब वहां पर हिट किया, उसकी जो तस्वीरें आई, उसमें साफ दिखा कि उनकी पूरी कमर तोड़ दी गई। वही अनइमेजिनेबल बार बार कहा जा रहा था ना, इट विल बी अनइमेजिनेबल। तो वो अनइमेजिनेबल था उनके लिए कि हम सोच से भी ज्यादा, जो फिर पीएम मोदी ने कहा। ऐश्वर्या, यहाँ पे जैसे कि जिक्र किया मंजीत ने भी, यहाँ पे बता रहे हैं कि हिजबुल का जो है पूरा एपिसेंटर, उसको हमने हिट किया। मुरीद के और बहावलपुर, पूरा सवाई नाला से लेके जिस तरह के 9 साइट्स पे हिट किया। तो क्या कम्युनिकेशन में कहाँ पे चूक हुई? मतलब क्या आपको लगता है कि, क्योंकि मुझे याद है कि मैं खुद भी एक प्रेस ब्रीफिंग में थी, और वहां मैंने विदेश सचिव से ये बात पूछी कि सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बोला है 100 आतंकी मारे गए हैं, तो हम लोग हवा में बोल रहे हैं 100 आतंकी। मतलब क्या कुछ डिटेल्स है कि कौन कौन बड़े चेहरे हैं? मीडिया चला रहा था रऊफ असगर काफी इंजर्ड हो गया है और काफी ग्रीवियस इंजरी है, मसूद अजहर का भाई।
तो क्या उसकी कोई जानकारी है? क्या बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिनको ध्वस्त किया है? तो उस वक्त भी सरकार ने 3 दिन बाद वो इंफॉर्मेशन जारी की। मौसमी, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले किसी भी लेवल पे आप चूक नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा जो सरकार की जो एक फीलिंग थी वो ये थी, जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद, वो जो छोटे से कमरे की फोटो जो बहुत वायरल हुई है, एनएसए अजीत डोभाल भी बैठे हैं एयरपोर्ट पर ही, उसके अंदर जैसा कि मंजीत और जितेंद्र जी ने बताया कि ये तैयारी ये अभी कुछ सालों की नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा था, ये नॉलेज बहुत टाइम से थी। अब वो मौका आ गया था कि अब इसको ध्वस्त करना है, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है कि हम पहले नहीं अटैक करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन, वो पहलगाम ट्रिगर पॉइंट बन गया कि अब हमारे पास तैयारी तो सारी है, अब हमें इसे ध्वस्त करना है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, सरकार ने सब कुछ फैक्टर इन किया था, डबल चेकिंग, ट्रिपल चेकिंग, 4 टाइम्स चेकिंग हो चुकी थी, और जो प्लानिंग थी, ट्रंप ने तो बाद में नहीं ट्वीट किया, जो प्लानिंग थी सरकार की सीज फायर और ये सब को लेके, सरकार की प्लानिंग थी कि प्रॉपर एक पूरा डोजियर बनाया जाएगा, सारी डिटेल्स दी जाएंगी, जो आर्मी ने बाद में ब्रीफिंग करी है, जो डिफेंस सर्विसेज ने बाद में ब्रीफिंग करी है। प्लान इनिशियली वही था कि पूरी डिटेल दी जाएगी, बट उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की इस तरह बात की बोल दी और अब यू टर्न ले लिया। जो इंडिया तब से बोल रहा है कि भाई वहां से फोन आया था, इसीलिए हम सीज फायर। ऐश्वर्या, जो आप कह रही हैं उसमें मैं एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ, लेट क्यों हुआ? मतलब ये लेट इसलिए हुआ क्योंकि सरकार, जैसा आप कह रही थी ऐश्वर्या, की कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। तो जब हमने कहीं अटैक किया है, ऑन ग्राउंड पे जो डिवास्टेशन हुआ उसके पिक्चर्स हमें मिले, उसके बहुत सारे एविडेंस मिल गए कि इस स्केल का डिवास्टेशन हमने कर दिया, इतना इम्पैक्ट हो गया, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना जरूरी होता है और उसके लिए असेसमेंट में वक्त लगता है, ये हमें बताया गया था। How do you do it? Like you have your local intel. You have your local intel out there. You have agents. We have our intelligence agencies that are working. तो हमें पता, जब तक हम क्रॉस चेक नहीं कर लेंगे कि एक्चुअली ये मरा या नहीं मरा, तो हम मान लीजिए आज हमने जारी कर दिया कि ये मर गया और नहीं हुआ, तो हाँ, so we need to be very sure and that assessment takes time according to the government. वो कहीं पे भी ये बात नहीं, गलत नहीं होनी चाहिए, हमारा जो दावा है या जो हम करके आए हैं उसको जब तक 100% श्योर ना हो, हम उसको असेसमेंट डिटेल्स आने में वक्त लगता है। इसीलिए अभी भी देखा होगा आपने, 100 का फिगर तो आ गया है, लेकिन जो नाम आए हैं वो शायद 5 नाम आए हैं मंजीत जी, 5 बड़े नाम जो हाई वैल्यू टारगेट्स थे, जो हाई वैल्यू टेररिस्ट थे, उनके बड़े नाम आए, और ऐसी लिस्ट अब धीरे धीरे आफ्टर क्रॉस चेकिंग एंड असेसमेंट और लिस्ट आ सकती है। तो दैट माइट बी अ रीजन कि क्यों लेट हुआ, लेकिन प्रायोरिटी यही थी कि जो हम काउंटर अटैक हो रहा है उससे अपने आप को कैसे सेफ गार्ड रखें, या और कुछ अगर होने वाला है तो उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। मीनवाइल असेसमेंट वाज आल्सो गोइंग ऑन ग्राउंड, दोनों तरीके से, और बहुत सारे वो फेक न्यूज सारे शुरू हो चुके थे। तो पाकिस्तान, आपको लगता है इस प्रोपेगेंडा में हमेशा बहुत मतलब झूठ का पुलिंदा बांधने में बहुत तेज रहता है? एक तस्वीर जो लगातार विदेश सचिव भी दिखा रहे थे, पाकिस्तान के जो सेना के चीफ है उन्होंने भी, डीजीएमओ ने दिखाई वहां की, कि देखिए ये झूठ फैला रहे हैं, ये तो एक दुआ पढ़ने वाले शख्स हैं जिनको बताया जा रहा है कि असगर है या रौफ असगर है, और ये क्या वो तस्वीर का सच क्या है? मतलब उसमें मसूद अजहर है या वाकई? मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पे हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में हम पीछे रहे हैं उसको काउंटर करने में। देखिए, हमारा पूरा ऑपरेशन, अगर मैं कहूँ कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि 1971 की लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी लकीर खींचने का ये मौका है, और मैं उस बात पे कायम हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 जैसी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश खींची है, लेकिन हमारा पूरा फोकस किस बात पर शिफ्ट हो गया, मीडिया का या लोगों का, कि हम पीओके पे कब्जा नहीं कर पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया, हमने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया। अब मैंने आपको बताया कि अब जैसे जैसे जानकारियां आ रही हैं, चाहे मैं कल की बैठक की बात कहूँ, इतना बढ़िया ऑपरेशन, इतना पिन पॉइंट ऑपरेशन, जैसे हमने कहा कई चीजें लोगों को मालूम ही नहीं है, जैसे कि हमने बहावलपुर में कोई कल्पना से परे, मतलब पाकिस्तान आर्मी के हार्ट में, पंजाब को पाकिस्तान, पंजाब मतलब पाकिस्तान, और बहावलपुर
आप कहें उनका GHQ रावलपिंडी, ये उनके मतलब पाकिस्तान उससे ना सपने में कोई सोच नहीं सकता कि कोई हमारे साउथ ब्लॉक में कोई मिसाइल मार सकता है क्या। मतलब उस दिन भारत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक क्या हुआ, कोई साउथ ब्लॉक में मिसाइल मार दे। हमने बाहलपुर में मिसाइल ब्रह्मोस मारी, मैंने कल स्टोरी चलाई कि हमने 10 तारीख सुबह 15 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। मैं 20 साल से डिफेंस की पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं मेरे कान पक गए सुनते सुनते, मुंह थक गया, ब्रह्मोस की फायरिंग। मुझे खुद खराब कई बार लगता था कि मैं बहुत ज्यादा ओवर पब्लिसिटी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कल इतना अच्छा लगा जब मैंने उस रिपोर्ट स्टोरी ब्रेक किया 8 बजे कि हमने 15 मिसाइल मारी और हिट किए, जिसकी मैंने कल लाइव में कहा कि मुझे एंकर ने पूछा कि ये मुकर गए हैं अपने, डोनाल्ड ट्रम्प ने मना कर दिया कि नहीं मैंने नेगोशिएशन नहीं किया, मैंने मदद की। तो मैंने कहा कि अब मुझे मैं असली वजह बताता हूँ। पाकिस्तान के सीज फायर की असली वजह ब्रह्मोस मिसाइल थी। अच्छा। जब 10 तारीख को हमने 25 मिनट में 15 ब्रह्मोस मिसाइल, 11 उनकी जो इम्पोर्टेंट चकलाला से लेकर अपना उनके जो एयरफील्ड के नाम आप गिनो, यहाँ तक कि अब जो खबरें आ रही हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी तक भी हमारी मिसाइल पहुंच गई। असल वजह ये किराना हिल्स तक हमारी मिसाइल पहुंची। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें अब देर से आ रही हैं, जिसकी वजह से कि शुरुआत में ये मैसेज गया कि ऑपरेशन ठीक किया भारत ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी आप उस ऑपरेशन की इंटेंसिटी को देखें, उसको अब जब चीजों को आप कोरिलेट करें तो कितना बड़ा ऑपरेशन था ये। आने वाले समय अब मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी मीडिया, कल वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी तो हम बड़े खुश हो गए कि अरे भाई अब तो ये कहने लग गया। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीजें निकलेंगी, मुझे लगता है कि ये पिछले 1971 के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन। और सब टाइमिंग आप देखो मौसमी, कि ऐसा नहीं कि कोई 10 घंटे वॉर चली या 10 दिन वॉर चली। हमारा असल ऑपरेशन, एक आप 7 तारीख का ऑपरेशन देखिए, 9 ठिकानों पे आतंकी जो हमने टारगेट किए, 100 आतंकी मारे, 5 हाई वैल्यू एसेट मारे, उसमें अबू जुंदाल आप गूगल करके देखो कितना बड़ा आतंकी अबू जुंदाल है। 7 तारीख का ऑपरेशन। पाकिस्तान ने 8 तारीख को रिटेलिएट किया, 40 शहरों में 50 ड्रोन मिसाइलें छोड़ी उसने, दिल्ली तक मिसाइल छोड़ने की कोशिश की उसने, अपने सारे अटेम्प्ट करके देख लिए। उसने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल फतह 1 छोड़ी। हमने तो अभी सिर्फ ब्रह्मोस से शुरुआत की, हमारे पास अभी लॉन्ग रेंज में लंबी चौड़ी लिस्ट है, अग्नि प्राइम से लेकर पृथ्वी और कितनी सारी। जैसे कि हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं? अगर हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हम लाहौर तक पहुंच सकते हैं। लाहौर तो बहुत छोटी जगह है, हमारे पास 5000 रेंज की मिसाइलें हैं, ठीक है। उसने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ के देखा, हमने तो सिर्फ अपनी सुपरसोनिक 400 किलोमीटर तक मार करने वाली छोड़ी, उसका बैंड बच गया। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा ऑपरेशन, और सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसा नहीं कि दिन भर की वॉर नहीं हुई। पाकिस्तान, हमने 7 तारीख को कितनी देर की वॉर की, हमने सुबह 24-25 मिनट। 8 तारीख को पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमारे 30-40 शहरों में ड्रोन मिसाइल छोड़ी। 8 तारीख को हमने वही 20-25 मिनट उसको जवाब दिया। उसने जब 8 तारीख को हमारे दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश की, नापाक कोशिश की, 9 तारीख को वही हमने 25-30 मिनट में उसके 11 एयरबेसेस, कमांड कंट्रोल सेंटर, एवेक्स सिस्टम, उसका एंटी। पाकिस्तान ने दरअसल उकसाया हमें, हम ये सारा एक्शन चाहते नहीं थे, हमारा तो इनिशियल एक्शन ही प्लान था, जैसा बताया जा रहा है कि जो 9 बेसिस थे टेरर आउटफिट्स, दैट वाज द ओनली प्लान। बट पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, मैं 9 तारीख की बात हो रही है, मैं बताना चाहूंगी, उस वक्त 8 तारीख को जम्मू में हुआ और कई और जगह पे हुआ। मैं श्रीनगर की तरफ थी। पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया था तब आप कहाँ पे थे? मैं आपको बता दूं, मैं उरी सेक्टर में थी। मैं लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि वहां पर आर्टिलरी शेलिंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। इतनी कभी कारगिल के युद्ध में भी वहां पर लोग बता रहे थे कि उनके घरों तक कभी ऐसे गोले नहीं आए हैं, शेल्स नहीं आए हैं। लेकिन जो एक्शन भारत ने किया उसके बाद से, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे थे कि 22 तारीख के बाद से जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, जो बंदूकों वाला जो वायलेशन था वो तो शुरू हो गया था, फायरिंग शुरू हो गई थी बहुत सारे इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के। उसमें अखनूर भी था, उरी भी था, तमाम मतलब हर जगह शुरू कर दिया था उन्होंने उसको, और हम रिस्पॉन्ड करते आ रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अगले दिन से जो हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू हुई, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। हम लोग गांव में दिखा रहे थे कि कैसे लोग वहां पे कैजुअलिटीज हुई थी। मौसमी हमारे आंखों के सामने रोते हुए हमने लोगों को वहां पर देखा, घरों को खाली करते हुए जाते हुए देखा, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो लोगों ने अपने घरों में बहुत ज्यादा बंकर भी नहीं रखे हुए थे, कभी हुआ ही नहीं ऐसा।
हैवी शेलिंग, और उसकी रेंज ऐसी थी कि वो बहुत सारे गांवों को अफेक्ट कर रहा था। तो मैं जब ये 9 तारीख की घटना हुई, मैं उरी में ही एक लोकल जगह पर रह रही थी, और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे लिए वो, हम वॉर्स कवर करते हैं, मैंने रशिया यूक्रेन वॉर भी कवर किया है, लेकिन जो लाइन ऑफ फायर मैंने उस दिन देखा कि मेरे कुछ 100 मीटर के दूर से, जिस घर में मैं रुकी हुई थी, वहां पर ड्रोन एक्शन हो रहा था, और हमें नहीं पता था उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए वो पहली बार था। मूवीज में देखते हैं हम, या बाहर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको कवर करते हैं, देखते हैं, बट एक्चुअली मैं और मेरे कैमरा पर्सन नासिर, हम लोग उस लाइन ऑफ फायर में पूरे उसके इम्पैक्ट के बीच थे। और रात को जब ये शुरुआत हुई 9 बजे के बाद से मौसमी, और लगातार ये हो रहा था, हमें कभी इस एक डायरेक्शन से आवाजें आ रही थी, और उसका जब कोई प्रोजेक्टाइल आता है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको काउंटर करता है, किल करता है, तो एक एक्सप्लोजन ब्लास्ट होता है। तो वो ब्लास्ट हमें सुनाई दे रहा था, और अलग अलग इंटेंसिटी के ब्लास्ट सुनाई दे रहे थे हमें, और वाकई में उस दिन लगा कि खतरा एकदम सर पे मंडरा रहा है। और थोड़ी देर तक ये सब चला, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जो लोग मेरे आसपास थे, मैं उनको थोड़ा हिम्मत दे रही थी, सब डरे हुए थे, कुछ बच्चे भी थे आसपास। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अचानक से एक सेना की तरफ से मैसेज आया था, आपको याद होगा, कि हमारे ऊपर एक बार फिर से इस तरह का ड्रोन अटैक हो गया है, आप लोग पैनिक मत कीजिए, हम लोग उनको इंगेज कर रहे हैं। म्यूनिशन मिसाइल्स हमारे म्यूनिशन ड्रोन्स हमारे ऊपर आए हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स जो पेलोड लेकर आ रहे हैं। इस तरह की खबर हमको सेना की तरफ से, मतलब ऑथेंटिक सोर्स से हमारे पास खबर आई कि ये सब कुछ चल रहा है, वी आर एंगेजिंग दीज ड्रोन्स। और वो जगहों का भी था उसमें कि 26 जगह हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर, इसमें बारामूला था, मैं उस वक्त बारामूला उरी इसी इलाके में थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, और 9 से 11 के बीच लगातार ये हुआ। उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि हम लोग इंगेज कर रहे हैं इफेक्टिवली, यू डू नॉट पैनिक। एंड ऑब्वियसली हमें उस वक्त रिपोर्टिंग करनी थी, हमें लाइव आना था, भले ही ब्लैकआउट था। तो आप अंदर से कर रहे थे कि बाहर निकले? अंदर से, वी हैड टू बी सेफ बट वी हैड टू बी ऑन लाइव। तो हम लाइव कर रहे थे, बिना लाइट जलाए, अंधेरे से लाइव कर रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी वो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन मुझे उस वक्त मौसमी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जो मुझे देख रहे थे, मेरे घर पे मेरी फैमिली भी थी। तो ऑब्वियसली मेरे मन में ख्याल था, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ ये बात, थोड़ी सी पर्सनल है, कि मुझे लगा कि अगर मैं इस वक्त डरी हुई दिखाई दूंगी लाइव पे, तो जो मेरे घर वाले लोग हैं या बहुत सारे लोग जिनकी फैमिलीज आर्मी पर्सनल्स हैं जो उस इलाके में पोस्टेड हैं, जो खुद एक्शन में हैं, उन लोगों को कहीं से भी ये एक नहीं लगना चाहिए कि कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जिसमें हम कुछ चिंता करने की बात है। सो दैट अश्योरेंस फ्रॉम आवर फोर्सेस, वो हमारे साथ हमेशा था, वो उस मैसेज के जरिए कि डू नॉट पैनिक। सो आई केप्ट ऑन टेलिंग माई व्यूअर्स ऑल्सो ऑन दैट लाइव कि ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारे जो ये टारगेट्स हैं इनको एंगेज किया जा रहा है बहुत ही सटीक तरीके से, तो हमें पैनिक नहीं करना है। सो दैट करेज, सिर्फ वो हमारे सोल्जर्स ही नहीं, हमारी जो पूरी टीम थी, जैसे जम्मू में हमारी टीम थी, हर जगह फ्रंट लाइन पे थे, तो उन सब ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। और उसके बीच से जब हम आज यहाँ पर आराम से बात कर रहे हैं, तो दैट ऑपरेशन की सक्सेस हमको बताता है कि हमको अब पता चल गया कि ये सब जो हो रहा था वो तो पहली बार थी, जब हम कभी नहीं हुआ ना इंडिया में, तो हमने देखा ही नहीं है इस तरह का ड्रोन अटैक। कोई रिपोर्टिंग जरूर की है, लेकिन वो पहला फर्स्ट हैंड आप कह सकते हो कि जो बैटल हार्डन कर देता है आपको, वो एक्सपीरियंस था। और उसके बाद हमारे फोर्सेस ने जो किया, जिस तरह से एक एक अटेम्प्ट को थ्वॉट किया, एक्सेप्ट फॉर फिरोजपुर जहाँ पे एक घर में आग लग गई थी, वो उनकी डेथ भी हो गई वहाँ पे। एक मौसमी ये था कि सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, वो सबके लिए एक डायरी और कहानी के तौर पर उसको देखा जाएगा कि आने वाले समय में लोग इस पर रिसर्च करेंगे। बिल्कुल। यहाँ तक कि हमने देखा इजराइल और यूक्रेन, वहाँ पर भी युद्ध हुआ। इजराइल का जो एयर डोम जिसके बारे में बोलते थे कि वर्ल्ड में कोई आयरन डोम जो है उसका, वो वर्ल्ड में किसी भी तरीके का किसी के पास नहीं है, लेकिन उसको भी भेद करके हमास के जो टेररिस्ट और ये सब आ गए। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो 100% था।
इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। किसी मंत्री ने बताया था हमको, नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के जो स्वार्म ड्रोन्स का अटैक हो रहा है या फिर उनके जो आर्म्स ड्रोन आ रहे हैं उनको कैसे नष्ट किया। तो उन्होंने बताया, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और ऐसी सटीक हमको ऐसा लग रहा है कि यही सारा कुछ हुआ होगा। हालांकि बहुत सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको टैकल कैसे एयरफोर्स ने और आर्मी ने कैसे किया। उनकी तरफ से बताया गया कि हम लोग कई सालों से भारत जो है अपना बड़े लेवल में अपना एयर डिफेंस सिस्टम को खड़ा करने के लिए, ये डायरेक्टली उससे नहीं होता क्योंकि रडार सिस्टम और इन तमाम चीज़ों से जुड़ा रहता है, इसके लिए सैटेलाइट भी काम आते हैं। भारत ने कुछ सालों पहले, आपको याद होगा कि 100 से ज्यादा एक साथ 100 मिसाइलों का परीक्षण किया, 100 उसका सैटेलाइट्स का परीक्षण किया, 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च एरिया स्पेसिफिक सैटेलाइट है। हाँ। आपको जब जम्मू के ऊपर फोकस करना है तो वो जम्मू के ऊपर रहेगा, तो उसमें राजस्थान के ऊपर फोकस करना है तो एक सैटेलाइट डेडिकेटेड आप उस टाइम पे उस एरिया के वहां पर उन्होंने आपको लाइव पिक्चर देगा, उन्होंने मूव ऑन कर दिया। और ये बताया कि हमारे जो 20 से 25 साल के बच्चे जो वॉर गेम खेलते हैं, वैसे लोगों को सेलेक्ट करके रखा हुआ है और सीधे सैटेलाइट से तस्वीर आ रही है। और ये बहुत सारी चीजें, सीक्रेट चीजें बताऊंगा नहीं, लेकिन इसमें से जब उनको पाकिस्तान को हिट किया गया तो पाकिस्तान की किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने ड्रोन, 50 ड्रोन, 100 ड्रोन भेज रहा है, 300 ड्रोन एक बार में उन्होंने भेजा। तो स्वार्म ड्रोन को एक ही बार में, जो हमारे फाइटर बैठे हुए 20 से 25 साल के बच्चे, उन्होंने सीधे तौर पर उनको हिट किया। और लोकेशन वाइज जम्मू में जो हर एक सेक्टर में बैठे हुए हैं, पंजाब बॉर्डर में, राजस्थान में, यहाँ तक कि भुज तक, सब लोगों ने डायरेक्ट पिन पॉइंटेड हिट किया। और वो अभी इसकी थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे, हमें लग रहा है 100 साल तक, तब तक भारत तो आगे 100 साल का अपना और रिकॉर्ड बना लेगा। तो इस तरीके की तैयारी है, उसको समझ में नहीं आएगा। अमेरिका, दूसरी कंट्रीज भी इस बात को लेकर के रिसर्च का विषय रहेगा कि भारत ने अपना जो आयरन ड्रोन उसका डोम सिस्टम है, किस तरीके से उन्होंने खड़ा करके रखा हुआ है। इजराइल के पास भी वैसा कुछ भी नहीं है, एक मिसाइल है और इस पर लोग मिसाइल ने भी मिसाल कायम कर दी एक तरीके से। जिस तरह से जो जितेन बात कर रहे हैं और शिवानी ने बोला, कहानी मंजीत जी भी बताएंगे इनको, हम लोग उस समय थे वहां पर विजय चौक उस पे आती हूँ मैं, जिक्र कर रही थी। ये ड्रोन की बात खत्म करते हैं क्योंकि हम गुरदासपुर में थे और वहां पे रात को हम लोग भी लाइव कर रहे थे, लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी। तो हमारे भी कैमरामैन थोड़ा घबरा गया, उसको लगा कि फायरिंग हो रही है। उसको कॉन्सेप्ट नहीं था कि ड्रोन को गिराने में भी फायरिंग जैसी आवाज आती है, उसकी भी तो फायरिंग होती है। दो है कि सॉफ्ट किल करोगे, हार्ड किल करोगे तो फायर करोगे, सॉफ्ट किल करोगे तो उसको जैम कर दोगे। लेकिन हार्ड किल में तो गोली जाएगी, हार्ट में तो आवाज आएगी, जोर जोर से धड़ाम धड़ाम आवाज आ रही थी। तो सुबेरे जब हम लोग दूसरे दिन भी हम लोग जब भागे सुबेरे की कौन से स्पॉट पे जाए, तो एक गांव है, छिछड़ा गांव है गुरदासपुर का ही, वहां गए तो इतना बड़ा वहां पे गड्ढा था, मैंने देखा था आपका वो वॉक 35 फीट का, और पूरे गांव वाले आसपास के आए हुए थे। हम लोग वहां पहुंचे तो मैंने जितिन को मैसेज किया कि जितिन, ये ड्रोन तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये ड्रोन के लिए इतना बड़ा क्रेटर नहीं होगा। तो कहते हो सकता है मिसाइल हो। और उसी दिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब ब्रीफिंग की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी यूज की है पंजाब के एयरबेस को तबाह करने के लिए, जिसको हम लोग ने ध्वस्त किया। और उनने बताया कि किस तरह से ये जो मिसाइल्स है वो चाइनीज है। तो मेरे पास एक तस्वीर भी आई थी, मैंडरिन में लिखा हुआ था उस चाइनीज मिसाइल में, जो कि हमारा जो एयरबे वो कंटोनमेंट एरिया है गुरदासपुर का, टिबड़ी कंटोनमेंट एरिया, उसको टारगेट कर रहा था। तो इस बार तो पूरा चाइनीज सामान पूरा बेकार हो गया। ड्रोन सिर्फ तुर्की का नहीं था, मिसाइल चाइनीज, ड्रोन तुर्की के, मिसाइल चाइनीज। और इस तरीके से मतलब कि एकदम से ये लगता है ना कि आपको कि आप रियल टाइम वॉर, और लोगों को तो नहीं मालूम है जानकारी। वो उनके घर के शीशे टूट गए थे और वो लोग काफी, थोड़ा सा तो घबराहट होती है आपका घर में एकदम से सुबह 4 बजे सारे शीशे टूट जाए, और गन पाउडर की स्मेल आ रही थी, बोल रहे थे फसल तक। और देखिए ना कैसे ध्वस्त किया कि बीच खेत में गिरा। भगवान का शुक्र है बीच खेत में गिरा, कहीं इधर उधर होता, जैसे कि पुंछ में और उरी में कितनी तबाही हुई। तो पंजाब असल कहानी मौसमी वही है कि
लोगों को जब ये पता चले कि भाई भारत ने एक समय में 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कितने ड्रोन हो 40 शहरों में पाकिस्तान के 500 ड्रोन और कम से कम 100-150 मिसाइलों को एक रियल टाइम पे उनको नष्ट किया और बिना जमीन पर कैजुअलिटी हुई, ये बड़ी सफलता है। इसके पीछे बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। नहीं, पर फतेह 1 का भी तो बता रहे थे आप, कहाँ खड़े थे आप? नेटवर्क सेंट्रिक, मतलब जिसको हम वॉरफेयर कह रहे हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर का एक मतलब लाइव नजारा लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया। हालांकि लोगों ने उसकी इंटेंसिटी नहीं देखी, जब क्योंकि अगर वो वही मिसाइल वही ड्रोन किसी के घर में गिरता, किसी हमारे महत्वपूर्ण संस्थान पर, तब कितनी तबाही। गांव पास में था, वो गांव बच गया। हम कह रहे हैं कि जो आप लोग विजय चौक पे थे जब 9 तारीख का जिक्र हो रहा है, जिस दिन फतेह 1 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की बात है, तो क्या हुआ था उस समय जब आपको जोर से धमाका आया या क्या आवाज आई? 11 बजे के आसपास, कोई 9 बजे एक मीटिंग शुरू हुई थी जिसमें 7 LKM पे ऐश्वर्या भी थी और प्रधानमंत्री NSG डोभाल, CDS, तीनों चीफ। वो लंबी मीटिंग थी, उस दिन 2-2.5 घंटे चली। मुझे लगता है 11:15 के आसपास खत्म हुई और उसी वक्त 11 बजे से लेकर 11:05 या 6 मिनट तक कंटिन्यूस 5 मिनट फायर। मुझे सामान्य तौर पर पटाखे और बम के फायर का अंतर मालूम है, तो मुझे लगा कि ये शादी का पटाखा तो नहीं फूट रहा है। उसका डायरेक्शन था टुवर्ड्स 7 LKM और टुवर्ड्स पालम एयरपोर्ट की तरफ। शोर मतलब जहाँ हो रहा था, और बहुत जैसे बम, जब आप किसी तो आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि कहीं यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, मतलब जाती हुई आवाज, जैसे आप मतलब किसी तोप से बम छोड़ते हैं ना, तो उस तरह का उसका फायर का साउंड था। लोगों ने बोला कि भाई कम से कम आवाज ही तो रिकॉर्ड कर लो। हमने कैमरामैन को कहा, उसने आवाज रिकॉर्ड कर लो, विजुअल दिख नहीं रहा, रिकॉर्ड किया उन्होंने। अच्छा, तो वो लगातार फायर हुआ। बल्कि हमने कहा भी कि मैंने कैमरामैन भेज देते हैं उधर 7 LKM तरफ की हॉस्पिटल पर। हमने कहा हमारी यूनिट है वहां पर, उन्होंने शायद रिकॉर्ड किया होगा। मैंने हिमांशु को फोन किया, मैंने कुछ फायर की आवाज सुनी, हिमांशु शायद नोटिस नहीं किया, वो था नहीं। बट LKM में नहीं आ रही थी आवाज, PM के घर के सामने आवाज नहीं आ रही। तो ये आवाज कहाँ से आई? मतलब डायरेक्शन में देखूं तो जैसे हम विजय चौक पकड़ गए तो साउथ ब्लॉक से, मतलब एयरपोर्ट की तरफ उसको मानो आप। ठीक है। तो रात को 2-2:30 बजे हम लोग जब घर गए, सुबह मैंने रात को कोशिश की पता लगाने की कि क्या हुआ। सुबह 6 बजे जब ग्रुप में वो फोटो आई वहां की सिरसा की, और सुबह ये खबर कंफर्म हुई कि सिरसा तक इनकी मिसाइल। फिर मैंने किसी एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड ने किसी को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हमने उसको इंगेज किया था 11 बजे। हमारा जो दिल्ली के आसपास का सिस्टम है, हमारे दिल्ली की में भी, क्योंकि एक एयर डिफेंस खाली कैपिटल के लिए हमारी, तो उससे हमने उसको एंगेज किया था रात को। हम लोग गवाह हैं उसके। और सिरसा में हमने उसको डाउन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हमारा एक तरह से लाइव एक्सपीरियंस था इस तरह के एंगेजमेंट को लेके। तो मैंने वही कहा कि पाकिस्तान ने तो फुल फ्लेज वार के सारे ऑप्शन खोल दिए थे। उसने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करके देख लिया। जब हमारी मिसाइल ने 8 तारीख को उसको उसके GHQ रावलपिंडी तक हिट कर दिया, तो उसको लगा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए। लेकिन उसको ये शायद उसको ये अंदेशा नहीं था कि अब 10 तारीख का हमला हमारा जो वो सबसे दूसरा हमला सबसे खतरनाक होने वाला है, जिसकी अब कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं कि हमने किस तरह से। उसके बाद जब DGMO ने और DG एयर ऑपरेशन ने जब डिटेल फोटोग्राफ के साथ उन 11 एयर बेसिस के फोटोग्राफ दिखाए, वीडियो दिखाए, तब लोगों को पता चला कि असल में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ है। और उसकी सीज फायर के लिए जो DGMO के पास दौड़ कर आया, उसके पीछे असल वजह ये थी, ये नहीं थी कि उसके पास कोई इंटरनेशनल प्रेशर था। उसकी खुद की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो गया था, और उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था। अच्छा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था उसके पास। इसमें ना मंजीत, जो आपने बात बोला, इसमें ऐड करती हूँ, जो आप लोग खड़े थे ना, जो पॉलिटिकल सर्कल में जो चल रहा है वो ये है कि पार्लियामेंट की तरफ और जो साउथ ब्लॉक है, टारगेट तो वही था, टारगेट वही था। इसीलिए हमें 7 LKM पे कुछ आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन वो जो इंटरसेप्शन हुआ था, तो जो लोगों का जो मानना है पॉलिटिकल सर्कल में भी यही है, टारगेट दिल्ली ही था। दिल्ली था, सिरसा का भी कोई कंटोनमेंट या एयरबेस, टारगेट दिल्ली था, जिसमें कि और स्पेसिफिक जो चल रहा है वो ये पूरा एरिया, पार्लियामेंट, विजय चौक और साउथ ब्लॉक। वो प्रेसिडेंट स्टेट्स जो है, जो पीछे पूरा का जंगल वाला एरिया वहां पे है, वहाँ मंजीत जी बता रहे थे कि उस जंगल वाले एरिया में भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ से भी कुछ फायरिंग मिसाइल्स वगैरह की, मतलब अगर आप मोटे तौर पर लोगों को बताना चाहें, तो सरहद पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस आर्मी का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे कम से कम 3 से 4 लेयर हैं अगर दिल्ली तक किसी मिसाइल या ड्रोन को पहुंचना है।
सबसे पहले आर्मी का बिल्कुल बॉर्डर पे लगे हुए छोटे रडार जो होते हैं, उसके बाद एयरफोर्स का एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम, फिर हमारा दिल्ली के लिए या जो बड़े हाई एसेट वैल्यू हमारे शहर है मुंबई दिल्ली, इनके लिए एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो हमने रशिया से लिया, उसके 3 यूनिट हमारी तैनात हैं, जैसे एक आदमपुर तो सबको पता चली गया है, एक हमारे अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे है, एक दिल्ली के आसपास है। तो इस तरह से पिछले मतलब एयर डिफेंस इस तरह से तैयार होता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग हुई है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इस बार टेस्टिंग हो गई है, उसकी रियल हम टाइम हमेशा रिपोर्ट करते हैं ना कि हम लोग आज ये टेस्ट यहाँ हुआ, ये चांदीपुर में हुआ। सुनते हैं कि रोज खबर दिखाते हैं डिफेंस वाले कि आज ये मिसाइल छोड़ दी, आज कोई मायने नहीं है उसके। अब लोगों को समझ में आएगा कि ये जो हम साल भर जो प्रैक्टिस करते हैं, बम छोड़ते हैं, मिसाइल DRDO टेस्ट करता है, जब युद्ध होगा तब ये आपको उसका इम्पैक्ट जो एक्सरसाइजेस करते हैं हम, कॉम्बैट एक्सरसाइजेस करते हैं बहुत सारी, तो ये सारा उसी का नतीजा। अब जैसे मैंने कहा कि 20-21 के बीच में से 26 वेस्टर्न कमांड में इसी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एयर डिफेंस की एक्सरसाइज चल रही थी, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, उसी का इस्तेमाल किया सेनाओं ने। एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज चल रही थी, तो पहले से सेटअप बना हुआ था। और अब ये डिटेल तो लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग समझेंगे देर सवेर इसको कि ये इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल बताइएगा मत, ठीक है? स्क्रीन पर बता के पाकिस्तान अलर्ट होगा, उसको ऐसी कम चीजें बताइए दरअसल मैंने कोशिश की। वो जितेंद्र इसलिए बोल रहे हैं, चीजें बताऊं, जितेंद्र इसलिए बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सब लोग जो है जितना प्रोपेगेंडा झूठ फैला रहे हैं, तो जितेंद्र जो भी रिपोर्ट करते हैं उसको गलत सलत करके वो पूरा वीडियो बना रहे हैं। इस बार इनका वीडियो पूरा वहां पे डिस्प्ले हो गया। पाकिस्तान का जो DGISPR है, हाँ, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि आज तक का नाम लेकर के, आज तक का रिपोर्टर, वो वीडियो भी है, वो वीडियो सुनाइए जरा ऑडियो उसका, आपके माइक से आ जाएगा। उसमें उसने जो है किस तरीके से फेक न्यूज फैक्ट्री जो पाकिस्तान की है, जितेंद्र भाई का भी चेहरा आ रहा है और जितेंद्र भाई कह कुछ और रहे हैं, और मैं जो कह रहा हूँ उसके अलग ही वो फर्जी मतलब जो न्यूज़ फैला रहा है। जो हम पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहे हैं वो पाकिस्तान, वो इंडिया, ये आप शुरू से प्ले करिए, शुरू से देखिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि किस पाकिस्तान की DGISPR है, ये फर्जी न्यूज आज तक की किस तरीके से फैला रहे हैं, इनको आज तक ने पूरी तरीके से जवाब दिया। आपके बोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? अब फुल वीडियो दिखा रहे हैं। दरअसल कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है, तो पाकिस्तान एक तरीके से, ये इसमें हमारा वीडियो भी दिख रहा है, वहां अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे DGISPR जो है पाकिस्तान के। इसमें किया क्या इन्होंने किया क्या कि जो हमारा असली वीडियो है उसको फिर आज तक का जो फैक्ट चेक टीम है उसने पूरी तरीके से इसको फैक्ट चेक किया। जो भारत सरकार का PIV फैक्ट चेक है उसने भी पूरी तरीके से फैक्ट चेक किया और बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया है। हम लोग उसमें बता रहे थे कि जो पाकिस्तान सिविलियन जो उनके विमान है उनकी आड़ में वो भारत के ऊपर उसको शील्ड लेकर के किस तरीके से वो कर रहा है। एंकर जो हमारे हैं उन्होंने बताया कि उनके पाकिस्तान के किस तरीके से एयरबेस को भारत ने ध्वस्त किया है, उसको उल्टे उसने तोड़ मरोड़ करके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगा करके उसको लगाया। पाकिस्तान की जो DGISPR, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की आर्मी, सुन लीजिए, पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी भी, ट्रोल आर्मी जो मैं जरूर बताऊं, जो सुन रहे हो सुन लीजिए, पूरी तरीके से सिर्फ यही नहीं, वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर वहां नहीं बैठे हुए, विदेशों में भी उन्होंने इन लोगों उनकी पूरी एक ट्रोल आर्मी है जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे एक रिपोर्ट के जो पोस्ट होते थे उसके ऊपर गलत तरह से उसको टारगेट टिप्पणी करना, तो वो पूरा उनका एक जो फेल्ड और फॉल्स नैरेटिव है वो बहुत ही इफेक्टिव, वो कहीं पे और कहीं कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्होंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया सबसे पे बड़ी बात कोशिश इससे कर ये लेते निकल करके आई कि पाकिस्तान के पास कोई भी, उनके पास कोई अपने वीडियो नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में जो टीवी चैनल में जो लोग बोल रहे थे उनको वीडियो बना करके स्क्रीन पर दिखा रहे थे। और उसके उलट भारत ने प्रिसाइजेस वे में जिस तरीके से अटैक किया, पिन पॉइंटेड, हर एक उनके एयरबेस के वीडियो, पहले क्या था स्ट्रक्चर,
और जब उसके बाद हिट किया उसके बाद का क्या स्ट्रक्चर, बिफोर एंड आफ्टर पूरी जानकारी भारत ने दिया, 11 लोकेशंस पर जिसमें मिसाइल से अटैक किया सबकी जानकारी दी। पाकिस्तान क्या कर रहा था, अपनी हंसी उड़वा रहा था और हम लोग के जो फर्जी वीडियो बना रहा था, आपको पाकिस्तान में जो है बदनाम कर रहा था। शुरुआत में हमने देखा कि विदेश सचिव कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ नजर आए 2-3 प्रेस वार्ताओं में, और उधर से भी लगातार प्रेस वार्ताएं हो रही थी। हमने देखा कि कौन से 2 बड़े आपको लगता है इनके प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स थे पाकिस्तान के, या जो बस्ट हुए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उनके डिफेंस मिनिस्टर भी एक इंटरव्यू में बहुत गुफ्तगू कर रहे, जो चर्चित रहे, जिसकी वजह से ये पता चला कि झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। सबसे बड़ा वो जो इंटरव्यू उसने दिया था उसमें ये बोला, जब उससे पूछा गया कि चलो आप ये सब बोल रहे हो कि आपने ये किया तो इसका आप प्रूफ तो दे दो कि हुआ क्या एग्जैक्टली। इंडिया तो प्रूफ दे रहा है, तो बोलता है पलट के इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर। तो उसने बोला कि मेरा सवाल ये नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे है या नहीं, आपके पास, आपकी सरकार के पास, पाकिस्तानी आर्मी के पास क्या प्रूफ है? क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से हम सोशल मीडिया पे नहीं प्रूफ दे रहे थे, हम बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल ले रहे थे, बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे थे, कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे। तो इंडिया की तरफ से तैयारी यही थी। जो थोड़ी सी चूक जो मंजीत जी ने बोला, जो ठीक है कि उस तरीके से हम उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाए जिस तरीके से उसको प्रोपोगेट करना था। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि पहले हम क्रॉस चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक कर लें कि हम जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, बिकॉज फिर आप बैकआउट नहीं कर सकते गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान तो कर गया था बैकआउट, इंडिया नहीं कर सकता था। अश्विनी वैष्णव जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, उनकी कम से कम 15 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 5 दिन में हो चुकी है, और वो इसीलिए है कि हमें कैसे फैक्ट चेक करना है। सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा ये था कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा प्रोपोगेंडा जो आपने देखा, प्रधानमंत्री तो उधमपुर बेस पे चले गए, फोटोज भी आ गई, वो गए हैं अपने टैंक्स के साथ खड़े होने के लिए। मतलब जहां दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ है, टैंक की लड़ाई नहीं हुई है, वो टैंक के साथ फोटो खिंचा रहे हैं वहां के पीएम शाहबाज तैयार किया गया था वो तो शरीफ। तो ये दूसरा प्रोपोगेंडा जो वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो ये था। और एक और बात आपने मार्क की है ऐश्वर्या, कॉपी कैट, जो भी हम करते हैं अगले दिन पाकिस्तान वो करता है। अगर हमारे यहाँ सीसीएस की मीटिंग होती है, अगले दिन वो मीटिंग लेने लगते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आदमपुर जाते हैं, अगले दिन वो अपने जवानों के साथ जाते हैं। तो ईच एंड एवरी एक्शन, और यही नहीं जो हमारा डिप्लोमेटिक हिट था शुरू में, जो जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा, वीजाज हमने कैंसिल किए, उस वक्त से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ हमको कॉपी कर रहा है। लेकिन उसका जो प्रोपेगेंडा है वो बार बार ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, क्यों हर तरफ तो वो हारता हुआ नजर आ रहा है। तो जो टैंक्स वाली आप बात कर रही हैं, वो भी एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इट वाज अ स्टेज्ड, मतलब तैयारी वॉक करके जैसे जा रहा है, वहां पे वॉक करके गया है, कोई एसेट्स नहीं दिख रहे, फोटो अप हुआ, उसके अंदर वो डिफरेंस नजर आ रहा था। एक और जो सेकंड चीज जो उनकी बर्स्ट हुई, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर डैमेज नहीं हुआ है। तो अगर डैमेज नहीं हुआ है तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, जिसका वीडियो बाहर आया है। तो फिर अगर कुछ डैमेज नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज पाकिस्तान तो यही बता रहा था कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर आप जाके हॉस्पिटल में सोल्जर्स से क्यों मिल रहे हैं, जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, जो बेड पे लेटे हुए हैं? तो ये इसके अंदर इंडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, जिस दिन से अटैक हुआ था 22 अप्रैल से ही हमारी रिक्वेस्ट जाने लगी थी that they have to stop it, फालतू साइट्स को ब्लॉक करना। तो इंडिया इस चीज में तैयार था। मीडिया पे हुआ वो एक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि झूठ सारा सोशल मीडिया पे ज्यादा चलता है। पीएमओ और आईटी मिनिस्ट्री, आईएनडी मिनिस्ट्री, हमारी तरफ से ऑफिशियल रिक्वेस्ट डे 1 से जाने लग गई थी। और मैं आपको बता दूं, डेडिकेटेड विंग्स 22 अप्रैल से बैठे हुए हैं आईएनडी मिनिस्ट्री में, आईटी मिनिस्ट्री में। वो डेडिकेटेड विंग्स का काम ही ये है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करना, क्योंकि जिस तरह से मॉर्फ्ड वीडियोस और वो आ रहे हैं, सारे फैक्ट चेक्स जो आ रहे हैं, वो शायद पहले इतने सारे फैक्ट चेक्स सरकार बहुत जल्द तेजी में विंग बनाए, यहाँ पर विंग बनाए। रोज लगभग 10-10 न्यूज के फैक्ट चेक आ रहे थे, पीआईबी फैक्ट चेक की, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। क्या कह रहे थे मंजीत? मैं कह रहा था कि एक जो लोगों में इम्प्रेशन था, जैसे ऐश्वर्या ने कहा, मैं ऐश्वर्या से पूछूंगा कि सरकार, लोगों को लगता है, खासकर बीजेपी के लोगों को, या जो हम बाकी लोग जो मोदी जी के समर्थक हैं बीजेपी देश में, कि इस बार हम पीओके पे कब्जा करने का मौका चूक गए।
ये एक सेंटिमेंट एक सेंटिमेंट है। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिर ऐश्वर्या बताएगी कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी जानकारी, जैसे मैंने कहा कि मैं हाल के दिनों में कई लोगों से मिला, इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना चाहिए और इसको बीजेपी को हाईलाइट भी करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल अंदर की जानकारी बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने, मैंने उस दिन लाइव में कोट किया कि प्रधानमंत्री ने 9 तारीख तक 20 मीटिंग कर ली थी। अब मेरी जानकारी बताओ, अभी 25-30 मीटिंग हो गई। उन्होंने हर मीटिंग में जो ये बात निकल कर सूत्रों से आई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गोली चलाए तो गोला चलाओ। उसके पीछे की और एक कहानी आपको बताता हूँ, बिल्कुल अंदर की, कि सेनाओं को प्रधानमंत्री ने पहली मीटिंग में 7 तारीख पहलगाम 22 को हुआ, 22 के बाद जो पहली सीसीएस हुई 24 को, उसमें मैंडेट दे दिया था कि फ्री हैंड। ये खबर सूत्रों से है, ऑफिशियल सूत्रों से आई थी। हाँ, सूत्रों से खबर आई। प्रधानमंत्री ने तो उसके बाद कोई बिहार की रैली में स्टेटमेंट दिया, बाकी कोई मतलब ऑफिशियल जानकारी नहीं दी कि मैंने सेना को क्या कहा। लेकिन हमने सबने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड है, आप वो गोली चलाए तो आप गोला चलाओ। असल में हर मीटिंग में प्रधानमंत्री जब भी रिव्यू करते थे, वो एक ही बात कहते थे कि भाई पीओके पे कब्जा करना है, नहीं करना है, कहां जाना है, कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, ये सेनाओं का मैंडेट है। तो मैं ये इस बात के लिए जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह से एक कमांडर के तौर पर लीड किया, फोर्सेस को, देश को लीड किया। और अब जैसे सेना ने एक जो टारगेट फिक्स किया था कि हमारा टारगेट आतंकी ठिकाने हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो हमने उनकी एयर बेसिस पे किया। हम कोई जमीन कब्जा करने नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सेनाओं का मैंडेट था कि उन्होंने कितनी और कहां तक कार्रवाई करनी। लेकिन ये पहली बार मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को मैंडेट दिया था कि वो चाहे तो पीओके पे कब्जा कर लें। वो सेनाओं को करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सेनाओं को तय करना है। लेकिन सरकार की तरफ से, और ये बात लोगों के बीच मतलब जो लोग ये कह रहे हैं आज की अरे मोदी जी चूक गए हैं, ऐसा हो गया, इसमें नहीं, लेकिन अभी इस बात में आगे बढ़ाते हैं इसको। इसमें क्या चल रहा है बीजेपी में, जिस तरह से इसमें जो विदेश सचिव, जिस तरह से उनको कहा गया सीज फायर का ऐलान करने के लिए कि सीज फायर हो गया, और वो अकेले आए थे, मतलब अधिकारी थे उनके साथ, उस तरह की ब्रीफिंग नहीं थी कि आर्मी के कोई आया हो साथ में या फिर एयरफोर्स का आया हो जैसे पिछली। तो फिर उसके बाद जो बैकलैश हुआ वो किस लिए हुआ? बैकलैश इसलिए हुआ बिकॉज अब इंडिया क्या वॉर पे चला जाए यूएस के साथ भी। मतलब आप सरकार की अगर तरफ से सोचिए तो अब आप कितने फ्रंट पे लड़ोगे वॉर भाई? अगर आप यूएस का दबाव था, दबाव नहीं था यूएस का। जब वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं, आज उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने उनको बोला मैंने हेल्प की। तो अरे आप एक मिनट बताइए, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। वो 5 बार ही बता चुके हैं कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं। अब 10 दिन बाद वो बोले कि मैंने हेल्प की, तो कौन सुन रहा है? बस डिप्लोमेटिकली ये कूटनीतिक तरीके से भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था ना ऐश्वर्या। पिछले 3-4-5 दिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, नहीं, लेकिन भारत के मुंह की गई है इसलिए जवाब मैंने पूछा, जवाब तो देना। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आउट ऑफ सिलेबस था, ना सरकार को ना पीएमओ को। ये बढ़िया कि ये वो आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि सरकार की तैयारी थी कि हम पूरी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में भी आपको सेलिब्रेशन दिखता, वो तैयारी थी, क्योंकि कॉल पाकिस्तान की तरफ से आया था। यहां तक तो हम बात मान रहे हैं ना। अब अचानक से उसमें डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा वो भी प्रेसिडेंट, मतलब टुंजू मंजू नहीं बोल रहा भाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है जो खुद ट्वीट करके बोल रहा है। एक लाइन और थी, सीज फायर मैंने करा दी, जो पोस्ट था ट्रूथ सोशल पे लगभग 5:30 बजे के आसपास 10 तारीख को 5:30 बजे आया। हाँ, तो उस पे एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी थी कि आई कांग्रेचुलेट बोथ द नेशंस और दे हैव अग्रीड टू सीज फायर। और एक लाइन और थी कि नेगोशिएशंस विल बी ऑन अ न्यूट्रल साइट, है ना। लेकिन उसी दिन जब यूएस सेक्रेटरी ने लिखा, हाँ, तो उसी में जब यूएस की तरफ से ये आया तो फॉरेन सेक्रेटरी ने जब बयान दिया था, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ उसी वक्त कर दी थी कि कोई नेगोशिएशन की बात कुछ नहीं हुई है। तो वी आउटराइटली रिजेक्टेड व्हाट यूएस वाज क्लेमिंग इवन उसी दिन भी। हाँ, लेकिन वो बिना तैयारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि हमें नहीं तैयारी थी उस पर। तो उन्होंने, अब आप सोचो ना, अगर आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप मतलब क्या चाहते हो आप? हम ट्रेड बंद कर दें यूएस से?
हम बातचीत बंद कर दें, मतलब ये वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं चल रहा ना कि भाई मैं नाराज हो गई आपसे। बहुत इमेच्योर सरकार के अंदर जो फीलिंग है वो ये है कि वो पोस्ट बहुत इमेच्योर थी। अब जो स्टेटमेंट आया ना 5 दिन बाद, ये असली स्टेटमेंट, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान ज्यादा गिड़गड़ाया है वहां जाके कि इसको बंद करवाइए, इसको बंद करवाइए। मुझे लगता है कि कभी भी कोई सत्य जो है वो लंबे समय तक छुपता नहीं है। अगर पाकिस्तान की हकीकत लोगों के सामने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जग जाहिर हो जाएगी, हालांकि जब समय का पहिया घूमता है तो थोड़े समय के लिए जो नैरेटिव बनता है, चाहे वो ट्रम्प साहब के बयान से हो या कुछ हो, वो नैरेटिव बनता है। अब उसको भारत आगे कैसे इसको नैरेटिव को सुधारेगा या क्या करेगा, क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक भारत का स्टांस रहा है कि यहाँ पे कोई हस्तक्षेप हम तीसरी पार्टी का नहीं लेंगे। उसमें अगर भारत की बात भी पाकिस्तान से करवाने की भी बात यूएस करता है तो वो उससे लोगों के पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमने कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे मंजीत कह रहे हैं, इस पूरे मसले में 2 चीजें खड़ी होती हैं। एक ही सवाल, बड़ा सवाल जिसका जवाब मंजीत अभी ने घुमा फिरा के दिया है, वो अभी डायरेक्टली दे देंगे, उनकी स्टोरी भी थी कि ये सीज फायर पाकिस्तान ने क्यों किया। 2 कारण जो मंजीत की स्टोरी में भी है। मंजीत एक बार आप दोहरा दीजिए कि सीज फायर पाकिस्तान ने क्यों किया, कि जो लीकेज की बात हो रही है कि उनकी न्यूक्लियर साइट पे, किराना हिल्स पे, तो वो 2 कारण क्या थे जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये एकाएक, सब लोग को लगा ना एकदम सीज फायर हो, पीओके ऑक्यूपाई कर लें और वहाँ बलूचिस्तान बन जाए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाए। तो वो सवाल देने की ज़रूरत है, जवाब देने की। और तीसरा जो पीछे, जो अभी ऐश्वर्या भी कोशिश करें, दूसरा कि ट्रम्प के बोलने के पीछे का रहस्य क्या है, कि आखिर क्या हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया पोजीशन। तो पहला सवाल आप दे दीजिए। तो क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है, मैं विदेश मंत्रालय कवर नहीं करता हूँ। पहला सवाल, हाँ, पहले सवाल का जवाब मैं बहुत मजबूती से दे सकता हूँ, अच्छा जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने खबर भी चलाई थी, अल्टीमेटली 100 सुनार की एक लोहार वाली बात साबित होगी, और ये देर सवेरे बात सामने आ भी गई है कि भारत ने जो डिसाइसिव कार्रवाई की पाकिस्तान के जवाबी, हमने पहले नहीं की। हमने पहली कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद पाकिस्तान को ये इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था, या उसको इस बात की वो सोच नहीं सकता था, खासतौर से पाकिस्तान भी नहीं सोच सकती थी कि भारत की सेनाएं कभी किसी भी कंडीशन में बहावलपुर और मुरीदपुर को निशाना बनाएंगी। ये पहला इम्पैक्ट है। दूसरी बात, पाकिस्तान को लगा कि हम आपको याद होगा 8 तारीख को पाकिस्तान ने जब ड्रोन अटैक शुरू किए तो ज्यादातर ड्रोन अनाम थे। ये प्रेस रिलीज ऑफिशियल आई थी या फिर सॉन ड्रोन थे जिसमें मुश्किल से हैंड ग्रेनेड के बराबर बारूद। हाँ, उसको लगा कि मैं अपनी फेस सेविंग कर लूंगा, मेरा जो लोग, हम अपने लोगों को मैसेज दे दूंगा कि हमने देखो हमने इसका सिंदूर का जवाब दे दिया। उसको लगा कि भारत भी मान जाएगा कि चलो फेस सेविंग हो गई, मामला खत्म। लेकिन भारत ने 8 तारीख को उसको इतना जवाब दिया कि उसकी कल्पना से परे था। 8 तारीख को जब पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएशन किया और मिसाइलें दिल्ली तक छोड़ने की कोशिश की, तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा जवाब, मैं रक्षा संवाददाता के तौर पर मुझे जितनी जानकारी अब धीरे धीरे मिल रही है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने जितना मजबूत जवाब सैन्य मतलब मिसाइल के जरिए दिए, मैं जैसे कह रहा हूं कि एक समय में 40 से 50 जहाज आपके फाइटर एयरबॉर्न हो, मैं नंबर ऐसे आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, आपके फ्रंट लाइन एयर बेसिस इंक्लूडिंग फ्रॉम भुज टू राजस्थान टू जम्मू कश्मीर टू अम्बाला, और 25 मिनट में अगर आपके 50 फाइटर एयरबॉर्न हैं अलग अलग कैटेगरी के और 50 मिसाइलें छूट रही हैं, तो वो कोई साधारण हमला नहीं है। पाकिस्तान जैसे जो हमारे सामने पिद्दी है, उसके लिए वो हमला असहनीय है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रम्प के दबाव में आए, वो मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि मैं विदेश मंत्रालय की जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं रक्षा क्षेत्र की जानकारी रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास जानकारी नहीं है। पाकिस्तान घुटनों में इसलिए आया कि उसको लगा कि अब भारत के मिसाइल हमले से वो बच नहीं सकता। उसके बाद से एक भी तस्वीर उसके किसी एयरबेस की नहीं देखी हमने। उसके परमाणु जहां हथियार रखे हैं वहां तक हमारी मिसाइलें पहुंच गई, तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि उसके वो 12 बजे से लेकर फोन खटखटाने से शुरू कर 5 बजे हमारे 5 से 5:30 के बीच हमारे अटैक हुए। 6 बजे तो कोई उसका डीजीएमओ फोन नहीं उठाएगा, हमारे ऑफिसर 9 बजे पहुंचते हैं साउथ ब्लॉक, तो अगर 5 बजे कर भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि फोन किसने उठाया नहीं होगा। 12 बजे से मतलब वो 9-10 बजे से फोन लगाना शुरू कर दिया। हमारे
ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया गया कि उन्होंने कोशिशें बहुत की, हाँ, लेकिन हम लाइन पे कब आए, हमने तय किया, एमवीए ने तो हमने बताया तय किया कि हम उसका फोन कब उठाएं। हाँ, तो जब हमने उसका फोन उठाया तो हमने कहा कि ठीक है चलो तुम अब कह रहे हो ना, कह रहे हो तो कर लेते हैं। तो ये असल कहानी है, ये असल कहानी है जो मंजीत बोल रहे हैं। यही बात एमवीए ने बोली कि पहले हम लोग से डीजीएमओ ने संपर्क साधा कि हम भारत के डीजीएमओ से बात करना चाह रहे हैं और वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारा संपर्क करा दीजिए। शिवानी, इसमें जिस तरह से भूमिका की चर्चा हो रही है और बात हो रही है कि क्या किराना हिल्स की, 2 बयान एयर मार्शल के जो हैं बहुत वायरल भी हुए और उनके बारे में हम लोग को पर्सनली ज्यादा जानकारी नहीं है, पर एयर मार्शल एक भारतीय बताया जाता है बिहार से आते हैं और उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भी बोली कि याचना नहीं अब युद्ध होगा, वीडियो चलाया गया याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो और फिर उसके बाद रश्मि रथी बोली और उसके बाद उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम में वो पूरा वीडियो, वो दरअसल क्या हो रहा था कि वो जो जितनी भी ब्रीफिंग्स हमने देखी उसमें भारत का पहली बार इतना अग्रेसिव मोड हमको, जो पोस्चरिंग जैसे हम कहते हैं, वो दिखाई दिया। और जब भी वो ब्रीफिंग शुरू होती थी, पहले एक प्रोमो आता है ना जब फिल्म आती है, तो पहला जो प्रोमो होता था वो इतना डेडली प्रोमो होता था और उसमें हम विजुअली तो देख रहे होते थे कि क्या हो रहा है, हमारे इतने सारे वेपन सिस्टम्स हैं, हमारी सारी ताकत दिखाई दे रही है, हमने कैसे ध्वस्त किया, वो सारे वीडियोस होते थे। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक कह लीजिए या उसको जो पिरोता था एक साउंड, एक बार उसमें शिव स्त्रोतम चला, एक बार उसमें ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सॉन्ग फॉर्मेट में चलाया गया और बहुत ही उसका म्यूजिक भी जो था वो बड़ा जोशीला म्यूजिक था, स्पिरिटेड म्यूजिक था कि जीवन जय या मरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। तो जो मैसेज हम देना चाह रहे थे पाकिस्तान को वो हमने मैसेज दिया। लेकिन जब भारती सर से पूछा किसी एक पत्रकार ने कि ये आपने मैसेजिंग की है, इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस का उन्होंने दोहा पढ़ दिया वहां पे कि भय बिन होत न प्रीत, जिस तरह भगवान राम समुद्र विनय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो यही मैसेज हमने भी दिया कि भाई डर के आगे डराना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को, और हमने उसको बहुत अच्छी तरह से डरा दिया है। मौसमी जिस तरह का एक्शन मंजीत भी बता रहे थे, अनइमेजिनेबल, अनएक्सपेक्टेड ऑफ इंडिया, कि हम क्योंकि शांति प्रिय हैं, हमारे पास वेपन्स हैं, बट हम डेटरेंस के लिए उसको रखते हैं, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये वाला मैसेज जो था बहुत ही स्ट्रांगली हमने पाकिस्तान को दे दिया है और उसी के बाद से वो बैकफुट पर है, जमीन पे उसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। वो शहबाज शरीफ जा रहे हैं, टैंक के ऊपर फोटो जरूर खिंचा रहे हैं, लेकिन एक भी तस्वीर उनके किसी एयरबेस की आपको नहीं दिख रही है बहुत दिनों से। और ये भी सुनाई दे रहा है कि जो उनके बेसेस खराब हो गए हैं वो रीलोकेट करने की भी बात आ रही है कि उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको कहीं रीलोकेट करेंगे, क्योंकि वहां तो सब खराब हो चुका है। तो इतना नुकसान शायद उसके बारे में उसने उम्मीद भी नहीं की। उसमें जैसे उस दौरान लोगों ने कहा कि असीम मुनीर भाग गया है। हाँ। हम कम से कम हमारी जो बैठकें हुई, हमारे टॉप मिलिट्री लीडरशिप, वो खुलेआम 7 LKM में हुई, उसके वीडियोस आए। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 7 तारीख के बाद और 8 के बाद अपनी जो बैठकें मुनीर ने की वो न्यूक्लियर मतलब बंकर्स में की। हाँ। तो ये एक चीज तो ये भी पता चला है कि पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने गूगल और इन तमाम जो उनके यहाँ लोकेशंस ट्रैकर होते हैं उनसे बात किया कि भाई आप जो है हमारे यहाँ की लोकेशन जो है आप अलग दिखाइए, रावलपिंडी का जो है वो अलग कहीं नजर आना चाहिए, बहरीन का दिखा दीजिए, और उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहीं अलग नजर आना चाहिए। बड़ी कोशिश किया उन्होंने उसके लिए कि बातचीत किया कि जब ये डर गए, जब मिसाइल अटैक उनकी एयरबेस और इस पर हो गया, तो इस तरीके की भी चर्चाएं होने लगी कि वहां उन लोगों ने बात किया उनसे कि जो रावलपिंडी की गली जहां उनका हेडक्वार्टर है उसका लोकेशन कहीं और का दिखाइए। इस टाइप में बातचीत किया कि कहीं फिर आगे कुछ होगा तो उनको फिर से, तो इस टाइप में खबरें आ रही वहां से, और वहां के लोकल लोग कुछ इस तरीके की वीडियोस भी डाल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का सेंस ऑफ ह्यूमर ही थोड़ा सा अलग से जुदा है। मैंने देखा है वो पंजाब सिंध के जो गवर्नर है वो लगातार लग रहा है कि वो वही सिंध प्रोविंस से ही पूरे युद्ध लड़ लेंगे। कभी वो पूरा एक्टिंग करके अपना मसल्स दिखा रहे हैं कि मैं तैयार हूँ,
और मतलब बिल्कुल ही जोकरी, मतलब जो होती है ना जोकरी। पाकिस्तान का जो मीडिया विंग है, वहाँ का जो ISPR डिवीजन है, इसके बाद पंजाब प्रोविंस के जो मंत्री मिनिस्टर हैं, वो सारे लोग मुंह से बमबाजी करते हैं। हाँ, राफेल छोटा सा लेके कह रहे हैं राफेल के सामने मैं चाय पी रहा हूँ, बस वही खिलौना लेकर के, और मुंह से बम धाए इतना गिराएंगे वो भी फेल हो जाते हैं। असली जब बम गिरा ना उनके एयरपोर्ट्स पर, मौसमी आपको हंसी आ रही है, आप देखिए पूरा उनके 11 एयरपोर्ट पूरे तहस नहस। एक तो एयरपोर्ट जो नूर खां एयरपोर्ट है ना, उसमें क्रेटर बन गया, गड्ढा, कुआं नहीं बोलते, कुआं, उसको काट रहे। नूर खान इज द मेन एयरबेस जो पाकिस्तान एयरफोर्स, जो नूर खान एयरबेस उनके पुराने एयरफोर्स चीफ के नाम पर है। और वहीं पर उनकी न्यूक्लियर कमांड, उनके जो बंकर्स हैं, जहां पर अगर AHQ पर, उनके GHQ पर हमला हो जाए, मिसाइल गिर जाए, तो आर्मी चीफ कहाँ बचेगा? उसी के नीचे वो जो गड्ढा बना है ना, उसको पाट रहे हैं, उसमें लगी हुई हैं बहुत सारी JCB और ये सब लगी हुई हैं, पाट रहे हैं। इतने दिन हो गया है, 10 तारीख से आज एक मेरा जैसे ऑब्जर्वेशन था, उसका जवाब भरा नहीं देना चाहिए कि जैसे शिवानी ने भी कहा कि इस बार हम बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी ये कहा गया था कि हमारा थोड़ा जो नैरेटिव था सेनाओं का वो कमजोर रहा। इस बार आपने देखा कि 2 बजे जब ऑफिशियल रिलीज डाली आर्मी ने, तो आप सोचिए कि हमने 1 बजकर हमला शुरू किया, 1:25-30 तक आधा घंटे का एयर स्ट्राइक की 9 सेंटर पे। 2 बजे हमारा वो उसका प्रोमो तैयार था, सब कुछ सिंदूर का पोस्टर तैयार था, और क्या लाइन लिखनी है बीजेपी के हर नेता ने ट्वीट किया, सबसे मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, सबसे राजनाथ ने ट्वीट किया जय हो या जय हिंद, वही एक लाइन अमित शाह ने की। तो एक पूरी मतलब नैरेटिव कैसे बनना है, इसका जवाब जो मैंने आपको वो मीटिंग के बारे में बताया था सबसे पहले, हमने अटैक किया है 6 तारीख की देर रात को। 6 तारीख की रात को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी के घर एक मीटिंग चालू होती है, जो 9 बजे चालू होती है, 12 बजे खत्म होती है। इसमें जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, हमारी जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज हैं, वो लोग मौजूद थे, और वहीं पे ये तैयारी की गई थी, क्योंकि ये तैयार थे अपनी प्रेस रिलीज और प्रोमोज और सब चीज के साथ, सरकार तैयार थी, बट क्योंकि इसको लीक नहीं होने देना था। देखो ये भारतीय सेनाओं की सफलता दिखाती है कि हमें मालूम था कि हम 1:25 के बीच में हमला करेंगे और वो सफल रहेगा। हमने जो 9 टारगेट चुने हैं वो सफल रहेगा। हमारी तो प्लानिंग इतनी अच्छी थी, इतने, और उससे पहले हमने प्रचार के लिए सारी तैयारी सामग्री तैयार रखी हुई, इसीलिए वो साउथ ब्लॉक बंद था जब आप जाना चाह रहे थे, अब इसीलिए आपके लिए मीडिया एंट्री नोट अलाउड, इसीलिए मीडिया एंट्री। पर ये सवाल अब हो रहा है, क्योंकि इसके बाद हम लोग आगे की कहानी फिर अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जो आफ्टरमैथ है, मतलब अब आगे क्या होगा। जो कहानी बन रही है कि अजरबैजान, टर्की और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान के साथ, तो जो पाकिस्तान के देश हैं वो खुले तौर से पाकिस्तान के साथ हैं, वो अग्रेसिवली खुले तौर पे आ रहे हैं। डिफेंस अटैचे को बुलाया गया था टर्की के, तो वो आए नहीं, जूनियर ऑफिसर को भेज रहे थे, तो भारत ने मना कर दिया। तो इकोनॉमिक्स की भी बात आ जाती है। ऐश्वर्या, आपको लगता है ये डैमेज करेगा इंडिया को? ये इंडिया को नहीं, ये टर्की और अजरबैजान को डैमेज करेगा, बिकॉज हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है उनका। हम उनसे बहुत कम चीजें लेते हैं, उन्हें देते बहुत कुछ हैं हम, तो ये उनको उस सेंस में डैमेज करेगा। अगर कुछ आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर टर्की के अंदर जो इंडियन टूरिस्ट गए हैं, 3,000 करोड़ रुपए का सिर्फ टूरिज्म से 1 साल में टर्की को मुनाफा हुआ है। अजरबैजान 4,500 करोड़। तो ये तो स्ट्रेट अवे हिट होगा। और सरकार के अंदर मंथन अब चालू हो चुका है कि स्पाइसेस जो वहां से आते हैं, एप्पल्स वगैरह जो वहां से आते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, PMO और फाइनेंस मिनिस्ट्री पिछले 3 दिनों से देर रात तक इन तीनों मिनिस्ट्रीज में बातचीत चल रही है, और आपस में भी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से इस समय ट्रेड को मिनिमाइज किया जा सके। और हो सकता है कि आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर बैन के ऑर्डर्स दिखे, बिकॉज जब टर्की अपना खेमा चुन चुका है तो फिर भाई हिंदुस्तान को भी तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। टर्की तो खुल के बोल रहा है कि मेरा भाई है पाकिस्तान में, मुस्लिम ब्रदरहुड की जो उसके ड्रोन ऑपरेट हो रहे थे, उसके ड्रोन ऑपरेटर्स भी वहां पर थे, उनकी कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, उनकी कैजुअलिटीज, क्योंकि वो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, उनके
350 से ज्यादा किलर ड्रोन्स हमारे ऊपर अटैक किए गए थे, टारगेट किए गए थे। और उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, आमतौर पे जब हम किसी देश से इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके ट्रेनिंग आर्मी भी होती है उसमें। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे टर्किश आर्मी के लोग वहां पर मौजूद थे पाकिस्तान में फॉर सम ट्रेनिंग पर्पसेस ऑफ दीज ड्रोन्स। उसमें यहिया ड्रोन है, बैरक्तर के ड्रोन्स बनते हैं, TB2 ड्रोन्स उनको बोलते हैं, जिनको हम कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। तो वो सारे ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं काफी अरसे से, और उनके एनहांस वर्जन्स भी टर्की से वो लेता आया है। तो उसके जो ऑपरेटर्स थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा ऑपरेशन में मदद की है मौसमी, मतलब पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में अगेंस्ट इंडिया दे वर ऑपरेटिंग दोस ड्रोन्स। और वो जब हमने काउंटर अटैक किया है तो बताया ये गया है मेरे पुख्ता सोर्सेज ने कि 2 उनके जो ऑपरेटर्स थे टर्की के, उनकी भी इसमें कैजुअलिटी हुई है। तो वो भी भारत के खिलाफ जब खुलकर हमला कर रहे थे तो ऑब्वियसली, और जो ऐश्वर्या कह रही है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसले आना शुरू हो गए ऑलरेडी। हमने देखा एयरपोर्ट पे जो कंपनी देखती है उसको दिखेंगे आपको फैसले बैन। लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है ना इस वक्त, मैं लोगों से बात कर रही हूँ या आप सोशल मीडिया पे देखिए, हैशटैग्स चल रहे हैं, बॉयकॉट टर्की। सो पीपल हैव सिंस पहलगाम अटैक के बाद से जो जनता का जो इमोशन दिखाई दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, तो जो जनता का इमोशन दिखाई दिया है, जो हमारी फीलिंग दिखाई दी है, हमारा मूड दिखाई दिया है कि कुछ होना चाहिए एक्शन अगेंस्ट टेरर। अब कुछ होना चाहिए अगेंस्ट टर्की, बिकॉज टर्की को हमने मदद की, ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने। ऑपरेशन ये एक इस बार का जो पूरा वॉरफेयर था वो हाइब्रिड वॉरफेयर इसको कह सकते हैं। आपने सबसे पहले देखा होगा, आपने तो सब कवर किया है, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन 2 कंट्रीज के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसी दौरान बड़े लेवल में ड्रोन से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ड्रोन से अटैक कर रहे थे। कुछ उसी तरीके का स्टाइल आपने देखा कि अजरबैजान से पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं, उसने बहुत सारे हथियार भी सप्लाई किए, टर्की ने भी किया, चाइना ने भी किया। तो इससे उसने सीखा और उसको ये लगा कि भारत के ऊपर अगर एक साथ 300-400 ड्रोन से अटैक करेंगे तो भारत का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि भारत ने किस लेवल में, भारत के DRDO ने, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम ने किस लेवल की तैयारी कर रखी है कि अगर कहीं भी ड्रोन आएगा या कुछ भी आएगा। उसने चाइना ने तो पाकिस्तान को सप्लाई विंगलूम, जो उसके 2 बड़े ड्रोन्स हैं वो भी दे रखा है। TB2 ड्रोन्स तुर्की के पाकिस्तान में हैं। इसके साथ साथ जो अजरबैजान, उसके भी ड्रोन्स वहां पर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दिक्कत ये है, पाकिस्तान के पास ड्रोन चलाने वाले लोग नहीं है, लोग ड्रोन ऑपरेट ही नहीं कर पाते। तो वहां से पाकिस्तान या चाइना ने, अजरबैजान ने 2-2, 4-4 लोगों को भेजा था कि आज जाकर के ऑपरेट करिए, चलाइए। तो उनको वही उधार की जो है जिंदगी कितने दिन चलेगी। भारत ने जब हिट किया तो जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे पास जानकारी है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के पास है, शकरगढ़ जो जगह है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में वहां पर उन्होंने ड्रोन, बड़ा हब है उनका, उसी ड्रोन से वो लोग पहले भारत के अंदर नारकोटिक्स भेजना, ये छोटे छोटे ड्रग्स और ये सब भेजते थे। शकरगढ़ एक ऐसी लोकेशन है, ड्रोन हब बनाया हुआ, वहां पर ड्रोन का भंडार रखते हैं वो। ऐसे ही जो नूर खां के पास जो दूसरा एयरबेस है, वहां पर भी इन्होंने ड्रोन हब बना के रखा हुआ था। भारत ने उनके ड्रोन हब को भी नष्ट किया, वहां पर भी अटैक किया। मुरीद करके, चकवाल में मुरीद एक जगह है, वहां पर UAV का एक पूरा सेंटर बना के रखा था, भारत ने उसको भी नष्ट किया। तो उसमें चाहे चाइना के विंगलूंग हो या फिर तुर्की के TB2, सब नष्ट हो गए। तो भारत का जो प्रिसाइज अटैक था वो पूरा भारत की तरफ से किया गया, और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश किया कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल किया जाए, और इस बार उसने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने उसको धराशायी किया। ड्रोन वॉरफेयर में ये दिखाई पड़ गया कि भारत कितने बड़े लेवल में पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि उसने चाइना से भी मदद ली, तुर्की से भी मदद ली, अजरबैजान से मदद लिया, हर एक कंट्रीज से उसने ड्रोन लेकर के भारत के ऊपर अटैक किया। लेकिन भारत के DRDO ने और जो दूसरी टाइप के ड्रोन है भारत के बड़े ड्रोन, उसने पूरा उनके ड्रोन सिस्टम को खत्म कर दिया। अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा उसकी तरफ से
अब कोशिश नहीं की जाएगी। पर उसमें जितेन ये भी खबर आई थी कि चीन ने एक बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज की, ये पूरे अभी 2-3 दिन पहले ही बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज की, उसने सारे ड्रोन तो उड़ा के लगातार सप्लाई करता रहा है, जो उसका CH-4 ड्रोन सिस्टम है, विंगलूम 2 जिसे बोलते हैं। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है पाकिस्तान में वो भी चाइनीज है, वो भी चाइनीज है। HQ9 जो सीरीज के जो भी हैं एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी भारत की तरफ से नष्ट किया गया। उनके पास जो चाइना के जो ड्रोन है, बड़े ड्रोन है, जो जिसको कि वो दम भरता है कि बड़े खतरनाक है, विंगलूम 2 जिसके बारे में CH-4 ड्रोन बहुत वायरल हो रहा है मौसमी, जैसे हम सब लोग इतने दिनों से बिना थके रिपोर्टिंग कर रहे थे, बहुत दिनों तक ठीक से सोए नहीं थे, तो किसी ने, मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई आज बहुत दिन बाद मैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरह सोया हूँ। तो ये एक जोक थोड़ा सा सही कह रहे हैं वायरल है कि जैसे वो सो रहे थे या उनको सुला दिया था हमने अपना जैमिंग वैमिंग से, या उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो इट इज ऑल्सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने पाकिस्तान चाइना से ले रखा है वो फेल हो गया, चाइना की मिसाइल फेल हो गई, टर्की के ड्रोन फेल हो गए, चला क्या? भारत का सिक्का। भारत का सिक्का चला क्या। चलिए, अब आप लोग ने पूरी तरीके से समझा कि क्या पूरी कहानी थी। पहले जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद क्या चला। एक दो लाइन का टेक अवे इस पूरे इंसिडेंट से, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में समीकरण बदले हैं, सबसे ले लेते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। आगे क्या होने वाला है 2 लाइन में। मंजीत आपसे। मंजीत, आप देखिए लगातार सब लोग सुन लीजिए, देखिए पिछले 20-30 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, ना सोए जगह, अभी भी हम लोग की छुट्टियां कैंसिल। तो जब वो पॉडकास्ट में स्लो मोशन में आपको नजर आए, सरप्राइज मत होइएगा। ये बैटरी ऑन करते हैं, अपनी बैटरी ऑफ करते हैं। साउथ ब्लॉक में होते हैं तो हाई अलर्ट मोड में होते हैं। अब इतनी अच्छी कुर्सी इनको मिल गई है, चाय वाय मिल गई है, चाय तो ठंडी है, बढ़िया AC चल रहा है, गर्मी नहीं। हमारी और मंजीत की तरफ से आपने जय वीरू की जोड़ी बताई, हाँ। तो एक शब्द में इसका वो खत्म करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हाँ। और अभी भी जारी है, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ है। वो तब तक खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान की सीमा के उस पार से आतंकवाद अगर परोसा जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही जारी रहेगा और भारत उसको वैसे ही जवाब देगा जैसे पहले देता है। और मौसमी, मेरा जो टेक है वो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हम सबके लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया। हर एक ने एज अ रिपोर्टर, एज अ टीम, कैसे हम लोग एक्टिवेटेड रहे। हमने कई रातों तक बिना सोए रिपोर्टिंग की, अपने डर को पीछे रख के अपना काम किया, आगे गए, फ्रंट लाइन्स में गए। तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे लगता है हम मजबूत बने। एज अ न्यूज़ टीम वी हैव टेस्टेड आवरसेल्व्स इन रियल टाइम वॉर, कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे जब लड़ाई होती है, हम कैसे एक एक खबर बना के रखेंगे। तो उस तौर पे भी हम सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत मजबूत हुए हैं। और इंडिया ने तो प्रूव किया ही है कि हम तैयार हैं। और जो हमारे फोर्सेस हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, उनके ऊपर बहुत भरोसा है। और हम लोग अभी बात करें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जैसे जितेन जी बोल रहे हैं। और सेना का जो अलर्ट है वो हर किस्म के बॉर्डर पर, एयर बॉर्डर हो, लैंड बॉर्डर हो, या फिर मैरीटाइम बॉर्डर हो, वहां पर एकदम अलर्ट है और हम सब सुरक्षित हैं, हमें पूरा भरोसा है। तो उनके लिए मैं एक लाइन जरूर कहूंगी। हाँ, कहिए, सुनाइए, फरमाइए। तारीफ करें उनकी कैसे, सूरज को दिया दिखाएं क्यों। तारीफ करें उनकी कैसे, सूरज को दिया दिखाएं क्यों। जो परिचय के मोहताज नहीं, हम उनकी गाथा गाएं क्यों। तो ये सब एक बहुत बड़ा थैंक्स और सैल्यूट है हमारे जो फोर्सेस हैं उनके लिए। और स्पिरिट ऑफ इंडिया यही है, हम लोग किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के खिलाफ झुकेंगे नहीं। वी ऑल आर टुगेदर विद द फोर्सेस। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। इसको सब लोग सुनते हैं, सब लोग याद रखिए, भूलिए मत। बिल्कुल, 1 मिनट सुन लीजिए, उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही बोलेंगे। ओके, बाकी समझने वालों के लिए ब्रीफिंग में भी बजाया गया था। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। मंजीत, आप? हाँ, मैं कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं भारत अब उस मोड में आ गया है जो स्थिति इस वक्त इजराइल की है। अब हम, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अब हमारे लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर की तरह हम लेंगे उसको। तो और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरा पॉइंट ये है। तो
तो अब हम उस स्थिति में हैं कि अभी तो हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है, उसके बावजूद पाकिस्तान, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है, सीधा नहीं होगा, वो अपनी कार्रवाई करेगा। तो अब हमें अब न किसी इंटरनेशनल फोरम को बताने की जरूरत है, न हमें पाकिस्तान को चेतावनी देने की जरूरत है। अब भारत जब भी कार्रवाई करेगा, वो जिस तरह से इजराइल, फिलिस्तीन या हमास के खिलाफ कार्रवाई करता है, जब भी कोई उनके ऊपर आतंकी हमला होता है, तो भारत भी अब लगभग उस मोड में है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होगा, भारत उसको युद्ध की तरह लेगा, और जो रिस्पॉन्ड सिंदूर के बाद दिया गया, उसी तरह का रिस्पॉन्ड पाकिस्तान को मिलेगा। तो इस मोड में मुझे लगता है सेनाएं भी हैं और हमारे आम लोग भी अब इस बात को समझेंगे। ये समझ चुके हैं। ऐश्वर्या, मैं ये बोलना चाहूंगी मौसमी के विंग्स जो हैं पीएमओ में, एमईए में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी ये अब एक्टिव रहेंगे। ये जो विंग्स बनाए गए हैं ये अभी कहीं पर भी आने वाले टाइम में डिसमेंटल नहीं होंगे। इंडिया अब हाई अलर्ट पे है, गवर्नमेंट हाई अलर्ट पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ी फीलिंग ये है, जैसे कि मंजीत जी ने बोला कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी। हाई अलर्ट पे इसलिए बिकॉज कुछ सिटीज हैं जो टारगेट पे अभी भी हैं, और एक हो सकता है कि एक रिटेलिएशन हम पाकिस्तान की तरफ से देखें, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें तो हमने उनको बता दिया है, बट इस बार जो हम एक्शन लेंगे हम किसी को बताएंगे नहीं। और डिप्लोमेसी के तौर पे इंडिया थोड़ा सा और काम डिप्लोमेसी पे करेगा, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था, और दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट सरकार को लगता है कि यूएस से नहीं आना चाहिए था। ये डैमेजिंग रहा है काफी ज्यादा इंडिया यूएस रिलेशंस के। और जिस तरह से ऐश्वर्या ने भी बताया कि सब लोग हाई अलर्ट मोड पे, तो पत्रकार भी हाई अलर्ट मोड पे ही रहेंगे, और हम लोग इसी तरह से टॉप गियर लगाए रहेंगे। इस पॉडकास्ट को करने के लिए हम लोग को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लगातार हम लोग के रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं, और 3-4 धुरंधर रिपोर्टर्स को ग्राउंड से खींच के यहाँ पे लाना और आपसे गुफ्तगू करना। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको हमारा पसंद आया होगा। कुछ आपके सुझाव होंगे, प्लीज दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। कुछ गलतियां हमने की हैं, अगर कुछ पसंद नहीं आया, बुराइयां हैं, तो वो भी आप बताइएगा। कोशिश ये होती है कि ईमानदारी से, सत्यता से आपको एक अलग इनसाइड स्टोरी, एक दूसरी पिक्चर जो पर्दे के पीछे की है, वो कहानी इत्मीनान से बताएं। पूरी आप केतली की जो है कि इसका साइज भी बड़ा हो गया है, 2-4 बारी हम लोग चाय भी पी लेते हैं। और देखिए एयर कंडीशन में हमारे रिपोर्टर्स के दिमाग ज़्यादा चलते हैं, मंजीत बीच में सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदी है कि वो तपती गर्मी में ग्राउंड पर रिपोर्ट करें, तो उनको वो भी चाहते हैं कि हर बार इस तरह से आपसे मिलें और जुड़े। और जिस तरह से सारे रिपोर्टर्स ने बताया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भारत हम एक अमन प्रिय देश है और हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। भारत ने ये भी बता दिया कि लाजमी है तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं, और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के हर एक पहलू से हमने आपको रूबरू कराया। हमारा अगला एपिसोड किस पर हो ये आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए हम सब आपसे अलविदा कहते हैं। सलाम, नमस्ते।